राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इसीलिए वसीम बरेलवी याद आए कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। बीजेपी ने राघव और अन्य नेताओं के साथ संपर्क किया और ये प्लान एक तरह से बड़े सोच विचार करके प्लान बनाया राघव के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के ऑपरेशंस जो है इतने गुपचुप तरीके से आजकल कर रही है कि उसकी भनक लगना थोड़ा मुश्किल है। ये वैसा ही होगा कि कल कांग्रेस पार्टी अगर गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा, ये उस लेवल का डेंट है। आम आदमी पार्टी के चाणक्य सही मायने में संदीप पाठक ही थे। कुछ लोग इसे वॉशिंग मशीन कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उससे भी लोग बड़े खफा है। कौन से तरीके, हथकंडे, तौर तरीके अपनाए जाते हैं इस तरह के ऑपरेशंस के लिए? कॉम्बो पैक में आपको पिज्जा के साथ फ्राइज भी मिलते हैं, आपको कोक भी मिलती है, कई बार आप थम्स अप भी पी लेते हो। तो जब ऐसी डील्स होती हैं तो ये कॉम्बो पैक की तरह होती है। आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें सिर्फ राज्यसभा की डील है, इसमें उन केसेस की डील तो हो सकती है जो केसेस इनके ऊपर हैं। आप जब सत्ता में होते हैं, कोई भी दल होता है, वो हर तरीके का हथकंडा अपनाता है। कोर्ट ने यूपीए सरकार में सीबीआई को लेकर क्या बयान दिया था? जब ऑपरेशन लोटस करते हैं तो कौन जाने कहां कमल खिलता है। हिमांशु जी हंस रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवार जब चुनने की बारी आई तो अधिकतम सीटें आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से जो कैडर से जुड़े हुए लोग नहीं है, कार्यकर्ता या संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं है, उनके लिए आरक्षित रख दी। जब आप उद्योगपति को देते हैं, दे आर अवेलेबल यूजुअली फॉर हाईएस्ट बिडर। आप अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं और देते हैं टिकट खास आदमी को। चोर अगर आपके यहाँ चोरी कर जाए तो तकलीफ नहीं होती, कोई संत आपके यहाँ चोरी कर जाएगा तो आपको तकलीफ होगी क्योंकि वो संत था। तो ये कुछ वैसी ही बात है। मुझे लगा कि बंगाल में खेला होना है या हो रहा है, खेला दिल्ली में हो गया। एकनाथ शिंदे टाइप यहाँ पे कुछ गेम कर सकते थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को आप अलग कर देते, कहते कि यही आम आदमी पार्टी है 2/3 बहुमत के साथ, और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होने के नाम पे पार्टी पे भी क्या क्लेम कर सकते थे। आज तो होलसेल है सर। हमारे आप रोल मॉडल, चिकन रोल या मटन रोल, मैं भेलपुरी खा सकता हूँ। ये हफ्ता बंगाल का है तो झालमुरी और उसके साथ वेज रोल। हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रह गुजर का हो जाए। राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इसीलिए वसीम बरेलवी याद आए कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। एक जमाना तो था जब राजनीतिक निष्ठा विचारधारा के वजन से तय होती थी, पर जिस तरह फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करने की सलाह विद्वजनों ने दी है, आइडियोलॉजी अब 5G और रील्स के दौर में अपॉर्चुनिटी के साइज से भी तय होने लगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं और बीजेपी पंजाब की तैयारी करने लगी है। पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किसी सदन में 2/3 बहुमत के साथ पार्टी बदली है। इस ऑपरेशन लोटस की भूमिका कब लिखी गई, किसने मीडिएट किया, किसने इनिशिएट किया, इस पर आज नेता नगरी में बात करेंगे। फिर पश्चिम बंगाल भी चलेंगे, जहां पहले चरण में आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई। दोनों पक्ष जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं, आत्मविश्वास जता रहे हैं। अमित शाह का दावा बड़ा है 152 में से 110 सीटें जीतने का। जमीनी हकीकत से इसका क्या रिश्ता है, इस पर भी बात होगी। और जैसा लालू यादव कहते थे कि चुनाव में क्या कहें कि हार रहे हैं, कौन ही ऐसा कहता है, वैसा ही कुछ है क्या। बंग भूमि के चुनाव में मछली का सार्वजनिक भक्षण भी एक राजनीतिक मसला हो गया। झालमुड़ी के झाल, कमाल और झन्नाहट की बात तो हुई ही, लोगों ने सुनी भी, पर चखी क्या और वो किसका स्वाद बढ़ाएगी बिगाड़ेगी, क्या एक नया राजनीतिक इतिहास 4 मई को अगर बीजेपी जीतती है तो लिखिएगी। अगर टीएमसी जीतती है तब भी लिखा जाएगा, चौथी बार मुख्यमंत्री वो होंगी। तो शुरू करते हैं नेता नगरी। अपन है कुलदीप। राघव चड्ढा समेत और 7 राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने की जो खबर आई है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं, अभी पश्चिम बंगाल चुनाव को कवर कर रहे हैं बट वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर हैं आप इंडिया टुडे टीवी में। राजदीप सरदेसाई जुड़े हैं हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया टुडे टीवी में। हमारे साथ आदेश रावल भी हैं, आप भी कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स में। और हिमांशु मिश्रा जी भी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आप इंडिया टुडे ग्रुप में।
अमित जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये कहानी यहां तक आएगी इतनी जल्दी ये तो नहीं सोचा था। मेरी आम आदमी पार्टी के एक नेता से कुछ दिनों पहले एक अनौपचारिक बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि क्या लगता है कि राघव पार्टी छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़नी अगर उन्हें होगी तो अपनी सांसदी भी छोड़नी होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। उस समय तक तो ऐसा लगा कि पार्टी को ये अनुमान नहीं था कि 2/3 राज्यसभा के सांसद बीजेपी में चले जाएंगे, 7 सांसद चले जाएंगे। मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए, या 1-2 दिन 3 दिन पहले पता चल गया था? देखिए, ये आपको देखना होगा। खैर, मैं तो बंगाल में हूं, मुझे लगा कि बंगाल में खेला होना या हो रहा है, खेला दिल्ली में हो गया। और दूसरी बात जो है इसमें सबसे अहम, कि क्या आम आदमी पार्टी को भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ होगा और इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदेशा नहीं लगाया था। और पिछले बार जब हम लोग बात कर रहे थे तब आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि अगस्त में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा खेल होगा, डेवलपमेंट होगा इस कहानी में अगस्त में। और वो इस वजह से था क्योंकि राघव चड्ढा को अगस्त में पीएसी से, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो सबसे बड़ी कमेटी है आम आदमी पार्टी की डिसीजन मेकिंग की, उससे ड्रॉप किया जाता रिसफल के दौरान। खेल राघव ने कर दिया। मैंने इसी शो पे, ललन टॉप पे, नेता नगरी में ही कहा था कि राघव चड्ढा इज अ वन मैन आर्मी, वो किसी नेता को नहीं ले जा सकते हैं। उनके पास क्या नेता है या नहीं है। मैं अभी भी उस बात पे अडिग हूं कि जिन लोगों को राघव ले गए हैं वो आम आदमी पार्टी में नेता का कद तो नहीं रखते थे, राज्यसभा सांसद जरूर थे। हाँ, इसमें सबसे बड़ी कहानी, और जिस बात को लेके कई लोग दूसरे पक्ष से भी नाराज हो सकते हैं, वो ये है कि संदीप पाठक का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए उनके पार्टी के बनाने और बड़े करने के जर्नी में अभी तक में सबसे बड़ा झटका है, सबसे मेजर सेटबैक है। क्योंकि आज की तारीख में भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उस दिन भी वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे। मतलब आप संगठन महामंत्री हैं पार्टी के और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं संदीप पाठक? मैं आज भी, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तब भी मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली संदीप पाठक के लिए बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट करना, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की वजह से राजनीति में आए थे। आईआईटी के प्रोफेसर थे, उनको जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की। लेकिन इसमें नुकसान क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? ये वैसा ही होगा कि कल कांग्रेस पार्टी अगर गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा, ये उस लेवल का डेंट है। आम आदमी पार्टी के चाणक्य सही मायने में संदीप पाठक ही थे। 2022 का जो पंजाब का बड़ा फेरबदल था, वो संदीप पाठक के गेम, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है संदीप पाठक ने उसमें। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि बीते 1 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको साइडलाइन करके रखा था, उनके अपने लोग जो छत्तीसगढ़ जाते थे, बिल क्लियरेंस होता है, मुझे बताया गया था जो संदीप पाठक के करीबी लोग हैं उन लोगों द्वारा, कि उनका बिल तक क्लियर नहीं होता था, तो अपनी जेब से कई बार उनको पैसे देने पड़ते थे। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी की हैसियत पे अगर पार्टी का कोई नेता हो और अपने ही लोगों को अपने स्टेट में जिसका इंचार्ज हो उसका बिल तक नहीं क्लियर करा पा रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत सैडनिंग सिचुएशन होता है। पार्टी में लोगों को लग रहा था, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, कि संभवतः संदीप पाठक डिसहार्टेंड हैं, दुखी हैं और डिप्रेस्ड हैं दिल्ली की हार की वजह से, दिल्ली डेबाकल की वजह से। वो ठीक हो जाएंगे और साथ आ जाएंगे पार्टी के, फिर से एडजस्ट हो जाएंगे सिस्टम में। लेकिन ये भी तय है, जो पता अब अरविंद केजरीवाल का बदल गया है, 5 फिरोज शाह रोड, ये दरवाजों पे एक तरह से कई बैरियर्स आ गए थे संदीप पाठक के लिए, और वो बैरियर्स उनको खटक रहे थे। हम लोगों की कई बार इस बात पे चर्चा होती थी, तो ये तो दिख रहा था कि वो कंफर्टेबल, सहज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। संभवतः वो पॉलिटिक्स छोड़ के ही चले जाते, बैकसीट ले लेते, जिस बात का जिक्र उन्होंने आज भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पे। ये बात उन्होंने पहले मुझे बताई भी है कि यार अब लगता है कि एक बार को पॉलिटिक्स छोड़ के कहीं बैकसीट कुछ अपना देख लें, कुछ अपना कर लें। लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन उन्होंने फिर लिया है इस बारे में, पार्टी छोड़कर वो बीजेपी गए हैं। और इस वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है इसमें, जो हमें ध्यान देना चाहिए, कि आज 12:35 पे अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है जी। उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा पता बदल गया है, मैं अब नए पते पर, जो केंद्र सरकार द्वारा बतौर आम आदमी पार्टी के चीफ के तौर पे उन्हें बंगला मिला है, उसमें मैं परिवार सहित शिफ्ट हो गया हूँ 12:25 पे। उसका कारण ये है कि मुझे जहां तक अलग अलग खेमों से बात पता चली कि
तकरीबन 11 से 12 के बीच अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी कि ये हो रहा है। और 5 फिरोज शाह रोड उनका वर्तमान का पता था। 5 फिरोज शाह रोड अशोक मित्तल को अलॉट किया हुआ बंगला है। और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती कि अशोक मित्तल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल का पता पब्लिक डोमेन में अभी भी 5 फिरोज शाह रोड है। इस वजह से वो ट्वीट करके डाला गया कि पता अब नया हो गया है, जो लोधी स्टेट का नया बंगला है वहां पे वो शिफ्ट हो गए। वरना उस ट्वीट का बहुत ज्यादा आपको भी लगा होगा कि क्यों ये ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि भाई मेरा घर शिफ्ट हो गया है। तो एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन होती है, उससे बच लिया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से मुश्किल ये है कि अब जब उनका चाणक्य या भूतपूर्व चाणक्य पार्टी छोड़कर चला गया है, तो यहाँ से रणनीति जो पंजाब, गुजरात और गोवा के 3 अहम इलेक्शन है वो किस तरह से लड़ेंगे, नया टैलेंट पूल ढूंढना होगा या पार्टी में जो एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है, पहले दुर्गेश पाठक ये काम करते थे, क्या उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल बना हुआ है। हाँ, एक टाइपो लगा था हमें कि अरविंद केजरीवाल ने जल्दी में कर दिया है अपनी ट्वीट में की जगह जी। हाँ, धक्का लिख दिया। असल में वो पंजाब को मैसेज देने के लिए धक्का लिखा गया था, क्योंकि धक्का मतलब धोखा पंजाबी में, तो उस लिहाज से वो धक्का शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया गया। राजदीप जी, आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। मुझे याद आया जब अब साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संदीप पाठक के साथ, अशोक मित्तल के साथ राघव चड्ढा ने, तो राघव ने ये कहा कि मैं ये फील करता हूं कि मैं आदमी ठीक हूं, गलत पार्टी में हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात एक बार सदन में कही थी अपने लिए। पर पिछली बार जब हम नेता नगरी में ही राघव चड्ढा के राजनीति के भविष्य पर बात कर रहे थे तो आपने कुछ इशारे दिए थे। आज जो हुआ, आप सरप्राइज्ड हुए उससे? मैं भी सुन रहा था राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुझे लगा, मैं राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स को बड़े करीबी से एक तरह से देखा कि एक होनहार यंग लीडर आ रहा है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन आज जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे लगा मैं हंसू या रोने लगूं। आपको याद होगा कि हमने जब वो प्रोग्राम 3 हफ्ते पहले किया, हमने कहा था, जैसे अमित ने कहा कि अगस्त में एक बड़ा बम होगा, मैंने ये भी कहा था कि राघव चड्ढा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा का हमें फोन भी आया था और कहा था आप गलत कर रहे हैं, केवल अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए ये सब कहते हैं कि मेरे किसी बीजेपी मंत्री के साथ संपर्क थे वगैरह वगैरह। अब देखिए 3 हफ्ते पहले बात क्या हुआ है। एक बात होती है कि आप नाखुश हैं और कई महीनों से राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई संपर्क नहीं था, एक बात तो वो है। दूसरी बात वो है, और इस वजह से आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी से खफा है, पार्टी जिस तरह से चल रही है, आप समझते हैं ये पार्टी जो थी वो अब एंटी करप्शन के खिलाफ नहीं है, भ्रष्ट हो गई है। ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, आप जरूर छोड़िए। लेकिन जब आप छोड़ के मर्ज करते हैं बीजेपी में, यानी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के साथ किया गया था, ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, बड़े सोच कर किया गया था और इसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे। ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा ने ये कोई बने, राघव चड्ढा ने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क कई महीनों से रखे हैं। और अशोक मित्तल को ईडी ने 10 या 15 दिन पहले रेड किया था, जो व्यक्ति डिप्टी लीडर बन गया उसको तो रेड किया था। तो बीजेपी ने इसमें कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के साथ साथ बाकी नेताओं पर कैसा दबाव लिया जाए, क्योंकि राघव चड्ढा अपनी राज्यसभा सीट बचाना चाहते थे। स्वाति मालीवाल वो तो 3 साल से खफा, 2 साल से खफा है, राज्यसभा एमपी है, कुछ नहीं कहती बीजेपी के खिलाफ, और एक तरह से ये कहा जाता है कि वो अपनी राज्यसभा सीट पकड़ के रखी थी उसने। और अरविंद केजरीवाल और आप उन्हें बर्खास्त भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा अगर बर्खास्त करेंगे तो उनकी राज्यसभा सीट वहीं की वहीं रहेगी। तो ये जो एक के बाद एक जो मेरी जानकारी है, बीजेपी ने राघव और अन्य नेताओं के साथ संपर्क किया और ये प्लान एक तरह से बड़े सोच विचार करके प्लान बनाया राघव के साथ। तो आज जब राघव चड्ढा कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं जो हुआ है, अगर दुखी होते इतने राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ लेते, राज्यसभा छोड़ लेते। आप आम आदमी पार्टी की वजह से ही राज्यसभा आए हैं ना, अब आप बीजेपी में जाकर अपनी राज्यसभा सीट बचा रहे हैं। तो राघव चड्ढा कैन नॉट क्लेम ही इज अ प्रिंसिपल्ड फाइटर एनीमोर। वो जो
भले ही उनकी सोशल मीडिया आर्मी कहेगी और या आपको और मुझे और अमित को ट्रोल करेगी जैसे लास्ट टाइम किया था, वो ट्रोलिंग हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बड़ी प्लानिंग सूझबूझ से किया गया है। जैसे अमित ने सही कहा, इसका प्लान कुछ महीनों बाद होने वाला था और इसके बाद पंजाब यूनिट को कैसे तोड़ा जाए ये भी उनके प्लान पर है। ये बड़ी सोच कर बीजेपी के कुछ बड़े नेता, राघव चड्ढा इसमें शामिल थे। और राघव चड्ढा का इसलिए कहना कि मैं ये बड़ी सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हो, अगर सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हो तो राघव चड्ढा के पुराने ट्वीट्स निकालो, बीजेपी पर क्या कह रहे थे। संदीप पाठक से बात करो, वो बीजेपी के बारे में क्या कहते थे। वो ट्वीट्स डिलीट हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैंने राघव चड्ढा के प्रोफाइल पे जाके बीजेपी और मोदी लिख करके सर्च किया तो 2 ही 3 ट्वीट्स दिख रहे हैं। तो आलोचना वाले ट्वीट सब पुराने डिलीट कर लिए हैं। ये भी अब है कि डिजिटल फुटप्रिंट कोई छोड़ता नहीं है। और इसके साथ साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरे दोस्त हिमांशु को भी पसंद आए, शायद मैंने मेरे किताब में एक लाइन लिखी थी जो एक बीजेपी लीडर ने मुझे कहा था कि चुनाव 2024 के इलेक्शन के पहले हम भारतीय जनता पार्टी नहीं थे, हम भर्ती जनता पार्टी हो गए। जिसको भर्ती करना है कर लीजिए, ये उनका मौका है। तो गेट खोल दिए थे। 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स उनके पुराने कांग्रेसी या दूसरे पार्टी से थे। अब फिर से गेट खुल गए हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव है। जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो शिवसेना के लिए गेट खुले गए या एनसीपी के लिए। बीजेपी बड़ी सोच, साम दाम दंड भेद करके पॉलिटिक्स करती है। और उसमें राघव चड्ढा जिस पर आई थिंक देखिए, एक बिल्कुल सही कहा गया, इनमें कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे अशोक मित्तल, ये जाएंगे जहां उनको फायदा मिलेगा। दूसरे हैं राघव चड्ढा टाइप जो खफा है जिस तरह से पार्टी चल रही है, जिस तरह से उनको किनारे कर गया, लेकिन जिन पर भी ईडी का शिकंजा या जो भी कहे, जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली जल बोर्ड में हो रही थी, उन पर भी सवाल उठ रहे थे। संदीप पाठक एक ऐसे व्यक्ति है, वो क्यों चले गए, ये सवाल बहुत उठेगा कि क्या वजह थी। क्योंकि जब मैं केजरीवाल जी से मिला था कुछ महीनों पहले, संदीप पाठक बिल्कुल उस पार्टी के स्ट्रक्चर में बिल्कुल खास माने जाते थे। राघव चड्ढा उस स्ट्रक्चर के बाहर पड़ गए थे, उन्होंने केजरीवाल से बात भी नहीं की थी पिछले 12 महीनों से। संदीप पाठक क्यों चले गए, शायद अमित को ज्यादा पता हो। जो मेरी जानकारी है, दैट इज द वन सरप्राइज आउट ऑफ दिस लॉट। बाकी बीजेपी का बड़े सोच कर उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ा है। उनकी वल्नरेबिलिटी देखी है। कुछ लोग इसे वॉशिंग मशीन कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उससे भी लोग बड़े खफा है कि अरविंद केजरीवाल की स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऐसी है जिसमें कोई आप डायलॉग डिबेट होता ही नहीं है। और इस वजह से हमें एक तरह से छोड़ना ही पड़ा क्योंकि एक घुटन महसूस हो रही थी। अब मुझे लगता है लोगों ने पूछना चाहिए कि इतने सालों बाद क्या हो गया कि सडनली आपको घुटन पंजाब के चुनाव के 8 महीने पहले ही नजर आई। मैं हिमांशु जी के पास जाता हूं। हिमांशु जी, एक बात ये कि पार्टी लगभग 15 साल से वजूद में है। अरविंद केजरीवाल पहले साल से, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, ये लगातार मीडिया में कहते रहे हैं कि हमें बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। अपने विधायकों की बैठक में कहते रहे हैं कि आपको डिगना नहीं है, ईमानदार रहना है, करोड़ों के ऑफर्स दिए जाएंगे। कई बार पब्लिक में आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में तोड़ने की कोशिश की। इक्का दुक्का विधायक आते जाते रहे, बिन्नी और शाजिया इल्मी शुरू के समय में नेता, बाद में प्रशांत भूषण, संगठन के लोग। लेकिन इस तरह का सदन में 2/3 स्ट्रेंथ छोड़ करके बीजेपी में चली जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। कम है, छोटी उम्र है आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिर भी तो बीजेपी की एक राजनीतिक सफलता तो है ही, भले ही आप सामदाम दंडभेद जो भी कहें, नैतिकता के धरातल को अगर किनारे रखें। हिमांशु जी, ये बता दीजिए किसने कराया ये? भाई ऐसा है ना, कोई तो एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, आपको तो पता होगा, जिसने भेंट कराई, किससे मुलाकात हुई राघव चड्ढा की अगुवाई में इन सांसदों की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने गुपचुप तरीके से बहुत बड़ा जो है एक ऑपरेशन किया है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, इस तरीके का एक ऑपरेशन 2019 में भी हुआ था, और वो तब हुआ था जब धारा 370 को लेकर वोट होना था। टीडीपी के 3 जो सांसद हैं वो टीडीपी छोड़कर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे।
उन्होंने भी जो है 2/3 के साथ जो है पार्टी का मर्ज किया था, जिसमें सीएम रमेश थे, वाईएस चौधरी थे और एक और सांसद थे। तो इस तरीके की चीजें ये पहली बार नहीं हुई है। महाराष्ट्र में हुआ है, उन्होंने अलग पार्टी बना ली दोनों ही दलों ने। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के संबंध में कह रहा था कि पहली बार हुआ। मैं वही कह रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया जी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के ऑपरेशंस जो है इतने गुपचुप तरीके से आजकल कर रही है कि उसकी भनक लगना थोड़ा मुश्किल है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पता भी चलता है कई बार नहीं चलता है। आज इतना पता चला था कि राघव चड्ढा जो हैं वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकते हैं या कुछ नई चीज कोई नए लेके आए। लेकिन जिस तरीके से 3 सांसद उनके साथ बैठे, उसमें अशोक मित्तल भी हैं। और अगर संदीप पाठक नाराज है तो वो आज से शायद नाराज नहीं है, पिछले 1-1.25 साल से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। पर मेरा ये था कि कोई एक सहारा तो चाहिए होता है, एक चैनल तो होता है ना। मुझे ये नहीं पता है कि मीटिंग जो हुई वो अमित शाह जी से हुई कि नितिन नवीन से हुई, किसने कराई। मैं वही कह रहा हूँ। जब बातचीत होती है सदन के अंदर बहुत से सांसद नेता मौजूद होते हैं। कई राउंड ऐसा रहा है कि राघव चड्ढा सदन के अंदर यानी संसद के अंदर जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, वो ये कहते हुए कि मुझे कोई अपना पंजाब के लिए कुछ मांगना है, कुछ कहना है। ये तमाम इश्यूज होते रहे, ऐसा पहली बार नहीं है ये। और कई सांसद आते हैं। अब संदीप सिंह छोड़ के गए तो उनकी नाराजगी भी चल रही थी, इस तरीके की खबरें हैं। बाकी अगर आप सांसद देखें तो राजेंद्र गुप्ता है, स्वाति मालीवाल का हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, इसमें अब टाइमिंग देखिए। अगर यही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा आ जाता तो वहां पे ये 7 सांसद काम आते 2/3 बहुमत के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। जी राजदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको कहूँ, आपके दर्शकों को, कि आज ही विपक्षी दल एक बार फिर एक इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। उसमें किस के दस्तखत हैं वो देखना चाहिए। हाँ। नहीं, जिसमें संदीप पाठक ने पहले सिग्नेचर बड़े हिचकिचाते हुई दी थी। लास्ट मिनट जब इनको पता चला कि संदीप पाठक को छोड़कर भाजपा में जा रहे तो उनका नाम कट किया। ओरिजिनल लिस्ट में संदीप पाठक का नाम है कि 73 लोग जो है सांसद जो इम्पीचमेंट मांगेंगे। राघव चड्ढा को उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि राघव चड्ढा तो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन संदीप पाठक को कांटेक्ट किया था। यानी संदीप पाठक वो व्यक्ति है जिस पर सवाल उठेंगे। अब हिमांशु कह रहे हैं कि 1 साल से वो नाराज है, लेकिन क्या इतनी नाराजगी थी कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए? ये मुझे थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। लेकिन जब ऑपरेशन लोटस करते हैं तो कौन जाने कहां कमल खिलता है। हिमांशु जी हंस रहे हैं, कमल तो कहीं खिला। पार्टी विद अ डिफरेंस, ये कहा जाता था एक जमाने में, पार्टी विद अ डिफरेंस। नहीं सर, लेकिन राघव चड्ढा ने ये मेक श्योर किया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात सही कह दें और अपने ट्वीट में भी कि एक संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने मतलब कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं किया है। संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए 2/3 लोगों को साथ लेकर के वो पूरा राज्यसभा का उनकी अगुवाई में 7 लोग अगुवाई नहीं है लेकिन उसमें अभी तक, लेकिन वो जो गए हैं उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं है, मॉरल चैलेंज है। आदेश जी के पास आता हूं। विपक्ष पर लंबे समय से आदेश जी आप देख रहे हैं और कई तरह के टूट फूट विपक्ष ने झेली हैं। ऑपरेशन लोटस के अलग अलग प्रारूप विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने और भी जगह जगह देखा है। पशुपति पारस वाला उदाहरण भी है बिहार में। पर इस तरह के ऑपरेशन के लिए मैं एक इन जनरल आपसे एक बात समझना चाहता हूं। ये 7 सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता। इस तरह के ऑपरेशन के लिए इसमें 2 की नाराजगी जग जाहिर हो गई थी। स्वाति मालीवाल काफी समय से इंतजार कर रही थी पर तब तक कोई कार्ड नहीं खेला गया। 2 की संख्या को 7 करने पर विचार किया गया और उसके बाद फिर ऑपरेशन लोटस किया गया।
कौन से तरीके, हथकंडे, तौर तरीके अपनाए जाते हैं इस तरह के ऑपरेशंस के पीछे? पीछे क्या होता है, किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं, क्या बातचीत होती है, कौन किसका क्या हित होता है? जैसे राज्यसभा के समय आपने बताया था कि रेट क्या चल रहा है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का, ये तो बात धन की नहीं है, ये तो राज्यसभा सीट की, अपनी सदस्यता बनाए बरकरार रखने की भी है। कभी जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, कभी आपने किया होगा, तो उसमें आपको ऑफर मिलता है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में आपको पिज्जा के साथ फ्राइज भी मिलते हैं, आपको कोक भी मिलती है, कई बार आप थम्स अप भी पी लेते हो। तो जब ऐसी डील्स होती हैं तो ये कॉम्बो पैक की तरह होती हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें सिर्फ राज्यसभा की डील है, इसमें उन केसेस की डील तो हो सकती है जो केसेस इनके ऊपर हैं। और ताजा उदाहरण क्या है? ईडी का, जो ईडी ने मित्तल साहब के यहाँ रेड की और उसके बाद आज 10 दिन ही हुए उस बात को, और मित्तल साहब जो है वो आम आदमी पार्टी का पद छोड़ के राज्यसभा के अंदर और इधर शामिल हो गए। देखिए, बीजेपी जो है वो चुनाव तो लड़ रही है बंगाल में, उसने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है पंजाब के अंदर। और देखिए, ये ना ऐसे नहीं होता कि आप बेसिकली, जब बीजेपी से बातचीत हुई होगी राघव चड्ढा की, तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई आप, जब आपसे बातचीत होगी तो आप क्या लेके आओगे, यानी जब आप टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे तो उसमें एक बार्गेन क्या होगा। तो उस बार्गेन में उन्होंने इन चीजों को ऐड किया होगा और उसमें बीजेपी ने उनकी हेल्प की, उसमें एजेंसीज की हेल्प ली गई, वो आपके सामने है। तो केसेस की बात हुई होगी, फ्यूचर राज्यसभा कैसे बचाई जाए उसकी बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 2/3 तोड़ दे राज्यसभा बच जाएगी। फिर तीसरा ये बात भी हुई होगी कि आगे चल के क्या होगा, हमारी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी पॉलिटिकली, क्या हमें फिर से राज्यसभा मिलेगी या डिफरेंट स्टेट्स में इनको कोई लोकसभा टिकट दे सकता है या विधानसभा लड़ सकते हैं। तो बेसिकली एक कॉम्बो पैक डिटेल पैकेज डील होती है इसमें। और जो आपने कहा कि नहीं, इसमें पैसे की बात नहीं हो सकती, ये हमें कैसे पता नहीं हो सकती? मैंने ये नहीं कहा नहीं हो सकती, मैंने कहा कि है या नहीं, आशंका, आपने आशंका जाहिर की, मैं भी आशंका जाहिर कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकती? कौन कह रहा है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? कुछ भी हो सकता है। देखिए कि अगर लड़ाई सैद्धांतिक है तो आपको आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा छोड़ के और तब आपको भाजपा में शामिल होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि लड़ाई राजनीतिक है तो आपने ये तय किया कि हमें राज्यसभा बचानी है और उसके साथ साथ हमें बीजेपी की मदद भी करनी है। तो जितनी भी नाराजगी रही होंगी, संदीप पाठक की हो, स्वाति मालीवाल की हो, अच्छा स्वाति मालीवाल की जो नाराजगी, सबको पता है क्या नाराजगी है, कि उनके साथ जो झगड़ा हुआ, जो उनका आरोप है कि मारपीट हुई, वो बात है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। राघव चड्ढा की जो बात है वो सबको पता है कि वो जो लास्ट शो था उसमें हमने चर्चा की थी कि भाई कौन कौन बीच में आए थे और कौन बॉलीवुड से था और कौन दिल्ली से था, लंदन में क्या था, वो सब तार हमने जोड़े थे। लेकिन जो ये 5 सांसद हैं, ये बीजेपी और एजेंसीज के बगैर यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं कि ये बेसिकली एक कॉम्बो पैक डील है, ये पैकेज डील है। इसमें क्या क्या शामिल है ये वो लोग जानते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसाधनों से बहुत संपन्न हैं, तो जाहिर तौर पर उनको वो तो नहीं चाहिए। मित्तल साहब की दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत ये है कि उनको अपने बिजनेस को बचाना है, तो उनकी अलग समस्या है। पाठक साहब की अलग समस्या होगी, चड्ढा साहब की अलग समस्या होगी। तो बेसिकली सरकार के पास जो हथियार होता है, जो सबसे मजबूत होता है, एजेंसीज का डंडा होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वॉशिंग मशीन तो बीजेपी की है, लेकिन जो उसका सर्फ एक्सेल है वो ईडी के पास है। वो कैसे उसको धोते हैं, कैसे उसको साफ करते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए बिल्कुल आपकी शर्ट चमक रही है। तो कुल मिला के कुलदीप ये कह सकते हैं कि तैयारी शुरू होगी है बीजेपी की पंजाब को लेके, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, मणिपुर में, उत्तराखंड में, गोवा में जहां सरकारें तोड़ी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में इंटरव्यून भी किया था। अब जैसा हिमांशु जी बता रहे थे कि कैसे टीडीपी को तोड़ा गया था, तो ये कोई नई कहानी नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सरप्राइजिंग है थोड़ा सा कि संदीप पाठक जैसे व्यक्ति जो इतने क्लोज हैं पार्टी के। अब आप याद कीजिए कि जब दिल्ली चुनाव हारी थी आम आदमी पार्टी, तो इन्हीं राघव चड्ढा और उनकी टीम ने सवाल खड़े किए थे विजय नायर के ऊपर। विजय नायर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आम आदमी पार्टी के, बहुत नजदीकी थे केजरीवाल के। उससे बाद से वो पार्टी से गायब है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक ऐसा क्या बिगड़ गया कि इतने महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी छोड़ दी है? तो मुझे लगता है कि इसका असर सिर्फ पंजाब पे नहीं होगा, अगले ही साल चुनाव गोवा में भी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी,
वहां वो लोग नंबर 2 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक ओवरऑल सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी को। 2008 में जब न्यूक्लियर डील हुई तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट किया या एब्सटेन किया और उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें भी ये आया था कि पैसे दिए गए और संसद के अंदर पैसे लहराए गए थे उस वक्त, और ये कहा गया था कि सांसदों को जो है वो पैसे देकर खरीदा गया है। और उस स्टिंग ऑपरेशन की सीडी राजदीप जी ने स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को सबमिट की थी एज ए जिस चैनल में वो उस वक्त थे। दूसरी चीज, अभी आदेश ने कहा ईडी या एजेंसीज काम करती हैं, तब मुलायम सिंह यादव यूएनडीपी एक उन्होंने अलायंस बनाया था जिसमें चौटाला थे, चंद्रबाबू नायडू थे, तमाम लोग थे वहां, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अमर सिंह के घर पे जहां 24 छोटे दल ये न्यूक्लियर डील के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको लीड जो है वो मुलायम सिंह कर रहे थे। मुलायम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह समर्थन देने चले गए थे वहां। क्या वो समर्थन ईडी या सीबीआई के जरिए हुआ था, या अनिल झा है किराड़ी से सांसद हैं, क्या वो ईडी या पैसे की एवज में गए थे आम आदमी, या कांग्रेस के नाना पटोले जो वहां के अध्यक्ष भी रहे, स्पीकर भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करके छोड़ के गए थे। ये देखिए, ये सारी चीजें जब तक कोई एविडेंसेस सामने ना आ जाए तब तक होती नहीं है, मान्य नहीं होती है। और मैंने ये सब सिर्फ उदाहरण दिए हैं। हाँ, आपने दूसरे पक्ष के उदाहरण दिए हिमांशु जी, पर ये हर पार्टी का कहा। हाँ, ये आरोप पार्टी का मैंने पहले बताया, ये आरोप तो वो लगा ही सकते हैं कि 15 दिन पहले ईडी की रेड हुई, वो दूसरी पार्टी में थे और अब इस पार्टी में आ गए। अब हम और आप देखेंगे कि दूसरी बार ईडी की रेड होती है कि नहीं। आदेश जी को ये मालूम होना चाहिए, और राजदीप जी जानते हैं कि डीए का केस चल रहा था उनके ऊपर, मुलायम सिंह के ऊपर उस वक्त। नहीं, मेरे दोस्त, अब आप दो इसी हिमांशु जी की यही प्रॉब्लम है। 2026 में हिमांशु जी, अच्छा, मैंने हम 2026 जिसका जिक्र आपने नहीं किया ना आदेश ने किया, मैंने सिर्फ वो बताया। बिल्कुल, मैंने वो भी बताया भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मिनट, 2026 में जब हम सवाल पूछते हैं वॉशिंग मशीन और ईडी का, आप क्या करते हैं 2008 में क्या हुआ? मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक मिनट। 1998 में वाजपेयी जी एक वोट से हारे संसद में। मुझे कुछ दिन पहले एक वाजपेयी जी के करीबी मिले उस साल, उन्होंने कहा एक जमाने में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो तैयार थे एक वोट से हारने के लिए। हमने किसी को, उनका कहना है, हमने किसी को उस समय रिश्वत नहीं दी, नहीं तो हम इसी तरह से सरकार बचा पाते। दुनिया बदल गई है, पार्टी विद डिफरेंस या जो भी है, आज आप साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं, ये फर्क हुआ है। वाजपेयी जी के जमाने में 1998 में प्रधानमंत्री एक वोट फिर से मैं कहता हूं हारते हैं। आज हो सकता है, आज तो होलसेल है सर, होलसेल चल रहा है, होलसेल। अमित, एक तो बात ये है कि ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है, एक किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी सी आ गई है, या जो राजनीति के मॉरल प्रश्न है, नैतिक प्रश्न है, वो अब उतने बहस में नहीं आते कि यार इस व्यक्ति की विचारधारा क्या थी और अब विचारधारा क्या हो गई। विचारधारा का प्रश्न, आइडियोलॉजी का प्रश्न, वो अब कारपेट के नीचे दब गया है। पर संदीप पाठक के केस में आपने कहा कि आपको ये लगता है कि वो अभी भी वैचारिक तौर पर बीजेपी में बहुत अंदर से सहज महसूस नहीं करते होंगे। थोड़ा सा संदीप पाठक की कहानी को थोड़ा सा खुल करके बताएं। उनको अगर किनारे किया गया, उनके छत्तीसगढ़ के बिल अप्रूव नहीं हो रहे थे उनकी टीम के, उनको कॉर्नर किया गया, हाशिए पे किया गया, तो उसका कारण क्या था? सबकी नाराजगियां लगभग समझ में आती है। स्वाति मालीवाल की हमको पता है, राघव चड्ढा की हमको पता है, हरभजन सिंह के बारे में तो पार्टी का कैडर ही खुश नहीं था क्योंकि वो पार्टी के बारे में ट्वीट तक नहीं करते थे। अशोक मित्तल पे ईडी की रेड की कहानी है, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता का भी आप बताइएगा। पर संदीप पाठक पे सबको सरप्राइज है, तो ये बताएं कि उनको कॉर्नर क्यों किया, अपमान जैसा उन्होंने अपमानित महसूस क्यों किया आम आदमी पार्टी ने? एक बहुत छोटी लेकिन बहुत अहम बात मुझे ध्यान आती है, हमारे दर्शकों को जो पता होना चाहिए कि
जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी की डील चल रही थी तो राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी गई थी वो डील ब्रोकर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने। वो किसको रिपोर्ट करते थे उस वक्त? संदीप पाठक। क्या चल रहा है नेगोशिएशन में, कहां डील रुक रही है, कहां बात अटक रही है, संदीप पाठक को रिपोर्ट करते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे। तो वो हैसियत रखते थे संदीप पाठक पार्टी के अंदर। लेकिन कट टू दिल्ली विधानसभा का समय मैं आपको बता दूं, और क्योंकि अब तब्दीली हो चुकी है तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन में साझा कर सकता हूं। संदीप पाठक चुनाव जब पीक पे था दिल्ली में तो घर में बैठ के अपनी बिटिया को खिलाते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी में फिर से अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि हालत दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं बचा था, पार्टी ने बहुत जरूरी काम उनको कुछ दिया नहीं था उस वक्त। तो कितना सफोकेटेड आप महसूस करेंगे। नहीं सर, व्हाट वाज अब आम आदमी रीजन, पार्टी, मतलब उसका कारण कुछ होगा, आई एम श्योर कोई घटना होगी कि देखिए उस वक्त हुआ ये कि संदीप पाठक की समस्या भी है, उनकी स्टाइल, वर्किंग स्टाइल को आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लाइक HM अमित शाह, संदीप पाठक भी बहुत कोल्ड हार्टेड है उनकी स्ट्रैटेजी को लेके, और जब वो कुछ एग्जीक्यूट करने पे आते हैं तो बतौर पार्टी वर्कर और पार्टी के नेता आपको बहुत खरी खोटी सुना सकते हैं। बहुत मतलब एग्जीक्यूशन, कहते हैं ना, कुछ टीचर्स होते हैं जो डिसिप्लिन को लेके स्कूल में बहुत ज्यादा हार्श होते हैं और उनको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। संदीप पाठक उसी रवैये के नेता थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, निश्चित रूप से ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचाई गई। विजय नायर कई सारे डिसीजन ले रहे थे जिससे संदीप पाठक खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार अपनी, मुझे जहां तक जानकारी है, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी रेस किया था। कुछ सर्वेस को लेके वो खुश नहीं थे, उस बात को भी उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन ये कोई बात रजिस्टर नहीं हो रही थी और इसको लेकर सफोकेशन था। फिर दिल्ली में हार हुई, निश्चित रूप से वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कभी कि जिस तरह से हार हुई, क्योंकि उनके हिसाब से उनको पता था कि एक्चुअली कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। डेटा सेट में प्रॉब्लम है, सर्वेज में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ उनको दिखाई दे रहा था। तो वो सेटबैक, और फिर एक बैरियर जो मैं कह रहा हूं बार बार कि 5 फिरोज शाह रोड, जो अरविंद केजरीवाल का घर होता था 4-5 दिन पहले तक, वहां जो एक्सेस कार्ड था, मास्टर कार्ड था उनके पास, उसमें मल्टीपल बैरियर्स आ गए थे। वो बैरियर उनको सबसे ज्यादा एक ह्यूमिलिएशन के तौर पे उनके सामने आया, और कई सारे उनके पार्टी कुलीग्स ने मुझे कहा था कि हमें लगता है कि वो थोड़े अभी भी डिप्रेस चल रहे हैं दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट की वजह से, इस वजह से ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और चलते चलते आखिर में कुलदीप, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हिमांशु जी फिर उसको आगे ले जा सकते हैं, कि बीजेपी ने एक बड़ी फजीहत आम आदमी पार्टी के लिए सॉल्व कर दी है आज, उस लिहाज से कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी था वो तो डिसॉल्व हो गया। अभी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, आप एकनाथ शिंदे टाइप यहाँ पे कुछ गेम कर सकते थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को आप अलग कर देते, कहते कि यही आम आदमी पार्टी है 2/3 बहुमत के साथ, और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होने के नाम पे पार्टी पे भी क्या क्लेम कर सकते थे। इस तरह का भी एक एलोंगेटेड ड्रामा क्रिएट कराया जा सकता था। राजदीप जी, जो आपने वो कहा कि साम दाम दंड भेद, भारतीय जनता में, इसमें ये बात भी सही है कि संविधान में ये व्यवस्था है कि भाई 2/3 लोग अगर सहमत हैं तो पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं, पर आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य के लिहाज से आप इसमें कुछ सबक देखते हैं क्या? जैसे आम आदमी पार्टी जब विधानसभा चुनाव, आपको याद होगा, पहली बार लड़ने जा रही थी तो कई लोगों ने ये बात कही थी कि इनको कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, और उस चुनाव में वो 28 सीटें जीत के आई थी। पहले चुनाव के हिसाब से बढ़िया प्रदर्शन था उनका। उसके बाद पार्टी ने अपना कैडर बनाया और ये कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैडर डोर टू डोर जाते हैं, संगठन खड़ा किया, और उससे लोग निकले, बहुत सारे नौजवान लोग, संजीव झा उनमें से, सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे यंग लोग निकले, आतिशी उनमें से हैं। पर राज्यसभा के अपने उम्मीदवार जब चुनने की बारी आई, आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा भी निकले जी, राघव भी निकले, राघव भी हैं जी, राघव भी वहीं से निकले, वो भी जीत करके ही आए, चुन करके ही। लेकिन राज्यसभा उम्मीदवार जब चुनने की बारी आई तो अधिकतम सीटें आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से जो कैडर से जुड़े हुए लोग नहीं है, कार्यकर्ता या संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं है, उनके लिए आरक्षित रख दी, जो पैराशूट लैंडिंग्स हैं। पहले वाली भी आप याद करिए, जिसमें सुशील गुप्ता थे और एनडी गुप्ता थे, और उनके साथ एनडी गुप्ता तो अब भी हैं, संजय सिंह थे पहले जब 3 सांसद गए थे, और उसके बाद फिर आप हरभजन सिंह को अचानक ले आते हैं, कुछ ऐसे नाम ले आते हैं जो
पार्टी से अब तक जिनका वास्ता था या नहीं किसी को मालूम नहीं, उनमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई। तो यहां पर एक सबक है कि आम आदमी पार्टी के लिए, वो अभी भी दिल्ली विधानसभा में एक फोर्स है, पंजाब विधानसभा में एक फोर्स है, इन दोनों जगहों पे जितने भी विधायक आने वाले चुनाव में उसकी जीत करके आएंगे, राज्यसभा में कुछ सांसद उसके होंगे। यहां से ये लर्निंग उसके लिए होनी चाहिए कि पैराशूट लैंडिंग्स बड़े सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इसी पर हमने, मुझे लगता है 2-3 साल पहले भी एक नेता नगरी किया था। जब आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीतती है और उनके पास राज्यसभा को भेजने का एक मौका मिलता है लोगों को, वो किसको भेजती है? वो ऐसे लोगों को भेजती है जो धनवान हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों को भेजती है जिनके पास एक तरह से एक साधन है। और यही उन पर तब आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा टिकटें बेची एक तरह से हैं। और ये आरोप कई ऐसे दलों पर लगा है जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को राज्यसभा में भेजा है। आप सोचिए, कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो एक बार जेएमएम की टिकट पे राज्यसभा में आए, उसके बाद वाईएसआरसीपी में गए, एक बड़े उद्योगपति, एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यानी एक तरह से आप राज्यसभा को, जिसके पास धन हो, उसको आप टिकटें दे रही है। आज एक, अगर आशुतोष जी जो हमारे पुराने पत्रकार थे, अगर इस प्रोग्राम पे होते कि मेरा नंबर कब आता, जब आशुतोष जी भी उसी तरह से आम आदमी पार्टी से 2013-14 में जुड़े थे, लेकिन जब मौका मिला जी, कुमार विश्वास नहीं, कुमार विश्वास भी है, ऐसे कई पार्टी से वो भी शुरुआत से जुड़े, अन्ना आंदोलन के समय से रहे जी। लेकिन देखिए, आशुतोष को एक मानना पड़ेगा, आशुतोष ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भाजपा की फिर ये वाहवाही नहीं की, आशुतोष ने पार्टी छोड़ी। और उसका एक कारण हो सकता है कि उनको उस समय राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई, ये कारण हो सकता है। कुमार विश्वास भी किसी पार्टी में तो नहीं गए, मैं मतलब उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि उनकी दावेदारी बनती थी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी दावेदारी बनती थी, ये पार्टी का फैसला है। बट मैं ये कह रहा हूं कि उस समय भी आम आदमी पार्टी के पास आशुतोष अगर विकल्प थे या आशीष खेतान अगर विकल्प थे, तो कुमार विश्वास भी एक विकल्प थे, उनकी भी दावेदारी बनती थी। बस ये बिल्कुल। बट किनको आपने दिया? ये जो 2 गुप्ता हैं उनको आपने दिया, ये भी सब सवाल उठे कि उनका पार्टी से क्या लेना देना है, आपने क्यों उनको टिकटें दी? अशोक मित्तल का क्या लेना देना है आम आदमी पार्टी से, आपने उनको क्यों दी? हरभजन सिंह सेलिब्रिटी है। एक तो होता है सेलिब्रिटी को देना, दूसरा होता है उद्योगपति को देना। जब आप उद्योगपति को देते हैं, दे आर अवेलेबल यूजुअली फॉर हाईएस्ट बिडर, जो उनको अब आप सोचिए, कर्नाटक में हमने देखा है, कई राज्यों में देखा है, कई उद्योगपति राज्यसभा में आते हैं, दे हैव नो लॉयल्टी टू द पार्टी। और ये आम आदमी पार्टी की एक तरह से, देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। क्या वजह है कि कितने उनके साथी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव शुरुआत में हो, उसके बाद बाकी भी कई जो उनके करीबी थे अन्य राज्यों में, वो छोड़कर क्यों चले गए हैं? क्या वजह है कि कई जो शुरुआती आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी छोड़कर या तो उन्होंने राजनीति छोड़ी है या वो कहीं और चले गए। इसके लिए कोई कारण होगा ना। तो आज एक वेकअप कॉल उनके लिए भी है कि अगर आप राज्यसभा की सीटें, आप पर आरोप लगेगा कि आपने बेची है, जो आरोप लगा था पंजाब के बाद, तो आज ये दशा क्यों हुई है? स्वाति मालीवाल ने छोड़ने के कारण उनकी नाराजगी हो सकती है। राघव चड्ढा किनारे किए गए थे, लेकिन उन पर भी प्रेशर था, मैं बार बार कहता हूं, दबाव था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद क्या शिकंजा उन पर कसेगा। पर कई ऐसे लोग इन 7 के लिस्ट में हैं, खास करके अशोक मित्तल, जिस पर यह सवाल उठेगा कि आपने उनको टिकट क्यों दी, केवल इस वजह से कि वो उद्योगपति हैं। तो ये आप अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं और देते हैं टिकट खास आदमी को। ये सवाल तो उठना चाहिए ना, ठीक है, और कई दलों पर उठना चाहिए। इफ यू स्टार्ट सेलिंग राज्यसभा सीट्स,
then you are in trouble. अगर ये तो आरोप लगता है, ये सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे आरोप बार बार लगे हैं कि ऐसे उद्योगपति आते हैं केवल अपनी एक तरह से एक राज्यसभा की पहचान बन जाए, और उसके लिए जो आपको आश्चर्य होगा क्या क्या अमाउंट्स के बारे में बात की जाती है. पीपल आर विलिंग टू पे इन क्रोर्स. सो ये आम आदमी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अरविंद केजरीवाल को भी आज आत्मचिंतन करना पड़ेगा. जिस तरह से मैंने सही कहा कि अगर राज्यसभा जो आदेश ने कहा, अगर वाकई राघव चड्ढा को इतनी नाराजगी थी, आप पार्टी छोड़िए, आपकी राज्यसभा संसद मेंबरशिप छोड़िए, या कहिए वी आर द रियल आम आदमी पार्टी. बट जब आप मर्ज करते हैं बीजेपी में, फिर हिमांशु जी को पता, हम पूछेंगे हिमांशु जी पीछे आज मंद मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं रहे. क्या है? हिमांशु जी हंसते रहते हैं और बताते नहीं आपको कि किसने ये किया. ये कोई अचानक कुछ नहीं हुआ कि कठपुतली असली कौन है ये पूरे इसमें, जिसके हाथ में मीडिएटर तो कोई होगा ही. हिमांशु जी आप 3-4 बार पूछ लिया है, कोई इशारा ही कर दीजिए कि देखिए स्वाति मालीवाल जो है संसद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मिलती हैं, कई मंत्रियों से मुलाकात करती हैं, संसदीय कार्यमंत्री के पास भी जाती हैं कि उनको सदन में बोलने का मौका मिले. ये तमाम इस तरीके से अगर आप कहें तो एक भूमिकाएं तैयार होती हैं, और वो वैसे भी पार्टी के अपनी लाइन के खिलाफ थी. तो जिसको जो फायदा लगता है, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, मंत्री बने, और जब वो चुनाव हार गए तो फिर से जो है समाजवादी पार्टी चले गए. जहां जिसको फायदा होता है नेता को, वो वहीं जाता है. इसको समझ लीजिए आप. कुलदीप जी, हिमांशु ने बताएंगे नहीं पूरी बात, नहीं कहेंगे किरण रिजिजू से बात हुई, जेपी नड्डा से बात हुई, फिर वो फला से बात हो गई, फिर वो भी आ गया. अरे भाई ऐसे नहीं कोई पार्टी तोड़ी जाती है. एक ऑपरेशन होता है प्रॉपर, लोगों को असाइनमेंट दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, आपका ये काम है, और हमें ये किसी भी हाल में डिलीवर करना है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के लिए. लेकिन आजकल क्योंकि बीजेपी का ये फेमस एक काम हो गया है कि किसी भी स्टेबलाइज पार्टी को तोड़ दो. अब 2 टुकड़े कर दिए एनसीपी के, 2 टुकड़े किए शिवसेना के, और जो चाहे वैसे किया. अब 2/3 सांसद तोड़ दिया आम आदमी पार्टी के, और फिर कहेंगे कि हम तो एजेंसी का यूज नहीं करते. और जब हम कहते हैं कि एजेंसी का यूज हुआ है तो हिमांशु जी को बुरा लगता है. फिर अरे भाई सबको दिख रहा है, इसमें क्या छिपाने की बात है. अशोक मित्तल के यहाँ रेड होती है 10 दिन पहले, और आज अशोक मित्तल जो है भाजपा में शामिल हो जाते हैं. और ये पहली घटना नहीं है, इतने ज्यादा नेता हैं भाजपा के अंदर जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, वो भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई. आदेश, आप ये भी बताइए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वगैरह जब मध्य प्रदेश छोड़ गए तो असाइनमेंट दी गई थी जफर इस्लाम जैसे लोगों को कि आप इनको टारगेट करेंगे, ये उनको टारगेट करेंगे. सर आप मुझसे बहुत वरिष्ठ, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमेशा जब भी कोई काम मिलता है ऊपर से, चाहे वो नंबर 1 के यहाँ से आए, नंबर 2 के यहाँ से आए, तो आपके आइडेंटिफाइड लोग होते हैं, उनको काम दिया जाता है कि आपको ये करना है, इसमें आपको कॉम्बो पैक देना है. ठीक है, आपको एक कॉम्बो पैक पिज्जा मिलेगा, यानी आपको पिज्जा भी है, आपको थम्स अप भी है, आपको फ्राइज भी है. तो उसमें डील में क्या क्या होता है वो एक अलग विषय है. ये बात आपने सही कही कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा बेची है, बिल्कुल बेची है, सबको पता है. और जिस अमाउंट की आप बात कर रहे थे, कोई कहता है कि 100 करोड़ में भी की है, कोई कहता है 200 करोड़ में भी की है. और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नहीं बेची है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सपना दिखा के आई थी, आम लोगों की पार्टी बन के आई थी, उसको ये चीज सूट नहीं करती थी. जो जिस तरीके से आंदोलन से आई थी, जिस तरीके का उन्होंने सपना दिखाया था लोगों को कि एक करप्शन फ्री भारत होगा, जिसमें एक लोकपाल होगा, जिसमें कोई कहीं भी करप्शन नहीं होगा, उसके बावजूद आपने वो सारे काम किए जो बाकी राजनीतिक दल कर रहे थे. तो चोर अगर आपके यहाँ चोरी कर जाए तो तकलीफ नहीं होती, कोई संत आपके यहाँ चोरी कर जाएगा तो आपको तकलीफ होगी क्योंकि वो संत था. तो ये कुछ वैसी ही बात है. अब जिसका जिक्र कर रहे थे राजदीप सर की, एक उद्योगपति हैं, वो जेएमएम से आते हैं, फिर वो आंध्रा से आते हैं, वो परिमल राथवानी की बात कर रहे थे. तो ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन केजरीवाल के मामले में तकलीफ इसलिए होती है कि उनसे हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी. जो हाल उनका आज हो रखा है, जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उसकी एक वजह उनका काम करने का तरीका भी है. एजेंसीज का उपयोग होता है. नहीं, उन्होंने लगाया था सर आगे. ठीक है, उपयोग और दुरुपयोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं, वो आप नहीं है, मतलब किस तरफ से देखा जा रहा है उस तरह से उस उपयोग या दुरुपयोग कहलाएगा. मैंने वही सवाल तब किया था कि 2008 में क्या हुआ था.
मुलायम सिंह ने क्या किया। बिल्कुल सही कहा। दैट इज क्लियरली ना, आप जब सत्ता में होते हैं, कोई भी दल होता है, वो हर तरीके का हथकंडा अपनाता है। कोर्ट ने यूपीए सरकार में सीबीआई को लेकर क्या बयान दिया था, आदेश कांग्रेस कवर करते थे, राजदीप जी को मालूम है, मैं उस बयान को कोट करूं क्या, अच्छा नहीं लगे। मैं ये कह रहा हूं, से हारे थे। मैं उसकी भी कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। आपने कहा, क्योंकि मैं उसका जवाब तब दे रहा था तो अमित को जाना था, वाजपेयी जी जो एक वोट से हारे थे, वो उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई थी। तब मायावती ने का स्टेटमेंट है राजदीप जी सदन में, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, और हम एब्सटेन करेंगे जी। लेकिन शरद पवार ने बातचीत की और मायावती सदन में आए और उन्होंने वोट डाला गिरधर गोमांग। वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अभी यहां से सांसद से रिजाइन नहीं किया था और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था, तो 6 महीने वो रह सकते थे वहां। ये स्पीकर ने उनके विवेक पे छोड़ दिया था कि आप वोट करिए या ना करिए। तो वाजपेयी और एक और चीज है, आपने कहा कि अच्छा होता कि राघव चड्ढा जो हैं वो सदस्यता भी छोड़ देते। आप हाँ, ऐसा एक नेता बताइए जिसने छोड़ी हो, जिसने इस तरीके से राज्यसभा या लोकसभा छोड़ी हो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मदन लाल खुराना की बात नहीं कर। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एक मिनट सर, एक मिनट। जवाहर सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेता है, पहले आईएएस ब्यूरोक्रेट थे। 2 साल पहले उन्होंने आरजी कार के बाद कहा कि मैं बिल्कुल नाखुश हूं ममता बनर्जी से, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो किसी दूसरे दल में नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा मैं नहीं सर आपने उदाहरण मांगा। अभी हाँ आप बोलिए, मैं फिर उसको काउंटर कर देता हूँ। नहीं मैंने उदाहरण दे दिया, आपको दे दिया ना, तो एक उदाहरण दीजिए। अरे मैं वही कह रहा हूँ, इस तरीके की चीजें बहुत कम होती हैं। और मैंने आपको नहीं, अब गलत बात, अब कम नहीं होती भाई, गलत बात ना। अच्छा ठीक, मैंने फिर कहा कि जो सत्ता में होता है वो साम दाम दंड भेद का उपयोग करता है, प्रयोग कर। और राजनीति में कोई नेता, बड़े बड़े नेता विचारधारा से जुड़े हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने दे दिया, राजदीप जी ने, बड़े बड़े लोग छोड़ के गए। किरण रेड्डी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर उनकी जगह उस वक्त जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया होता, उनसे पहले रमैया थे, अगर उनके बाद भी बनाया होता तो आज कांग्रेस आंध्र में खड़ी होती। ये डिसीजंस के ऊपर है। आप किरण रेड्डी 24 के चुनाव से पहले लोकसभा भारतीय जनता पार्टी में आते हैं ना, ये इसको जो सत्ता में होता है वहां ऐसी चीजें देखने को मिलती है। कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कोई तरीके की चालबाजी। चलिए, एक तरह से उन्होंने मान लिया जो सत्ता में होता है वो सत्ता का उपयोग करता है। राजदीप जी, आपको लगता है पंजाब चुनाव में कोई रियल असर इसका होगा? ये लोग कोई जनाधार वाले लोग नहीं थे पंजाब के, पर मैंने माना नहीं है, मैंने दिया, मैंने माना नहीं है, मैं कोई पार्टी नहीं हूं। अरे आपने ये तो मैं वही कह रहा हूं, आपने ये तो कहा कि सत्ता में होता है, सत्ता का उपयोग करता है, सामदान दंड भेद करता है, बस इतना ही। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ राजदीप जी, क्या पंजाब पर जैसे अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया है पहला, वो पंजाबियों को दिया धक्का? अमित बता रहे थे कि वहां धोखा को धक्का बोलचाल में कहते हैं, पंजाब की ओर इशारा भी है उनका। ये जो सांसद जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, ज्यादातर पंजाब से आने वाले सांसद हैं, राज्यसभा के ही सही, जनाधार भले ही उनका नहीं हो। पर पंजाब के चुनावों में कुछ डायनेमिक्स आपको क्या दिखते हैं? बीजेपी के लिए एक नाराजगी किसान आंदोलन के बाद से हमने देखी, वहां अकाली दल का ग्राफ भी पिछले चुनाव में बहुत नीचे गया। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में ही लड़ाई होगी और इसमें से ही किसी एक का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार जब चुनाव होंगे तो कुछ नए इक्वेशंस होंगे। क्या आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी दोबारा अकाली दल के साथ हाथ मिला करके एक अलायंस बना करके पंजाब के चुनाव में जा सकती है, ताकि सिख वोट भी उसको मिले? आम आदमी पार्टी को भी अपनी रणनीति पर, खासतौर पर टिकट बंटवारे पर
और एक नए सिरे से सोचना होगा? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के पूरा संतोष है, वहां पर पूरी तरह से संतोषजनक परफॉर्मेंस है उनका, और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी पंजाब को लेकर? आई नो इट इज टू अर्ली, लेकिन फिर भी एक असेसमेंट अभी आपका कि क्या डायनेमिक्स हो सकते हैं राजदीप जी? देखिए, एक बात है कि कितने 7-8 महीने रह गए पंजाब के लिए। चुनाव दिसंबर में भी हो सकते हैं, जनवरी में भी हो सकते हैं, 8 महीने रह गए। पहली प्रतिक्रिया आज किसकी आई जब ये हुआ? प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने तो पहले से कहा, जो कांग्रेस के वहां विपक्षी नेता हैं, उन्होंने कहा हम तो पहले से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टूट रही है, आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। तो कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है। तो कांग्रेस समझेगा कि अगर आम आदमी बिल्कुल टूट के कगार पर पंजाब में आती है, क्योंकि ये तो एक्ट 1 सीन 1 है, या एक्ट 1 सीन 1, एक दूसरा भी होगा। ये ऑपरेशन लोटस केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इसको पंजाब में भी किया जाए। जैसे आदेश ने बात कॉम्बो पैक, उसमें थोड़ा पॉपकॉर्न भी चाहिए, थोड़ा कोक भी आएगा, एक एक्स्ट्रा डोज कोक आएगा। हिमांशु जी चोको लावा केक आता है सर। साम दाम दंड भेद को आज उन्होंने मान लिया, इसलिए वो पंजाब में भी होगा। ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि जितने भी पोल्स हुए या जितने भी ट्रैकर्स हैं वो दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पंजाब में कमजोर हुई है। आम आदमी पार्टी, जैसे आदेश ने कहा, एक तरह से अपने आप को एंटी करप्शन चेंज की पार्टी मानती थी। जब आप सरकार में आते हैं तो आप चेंज की पार्टी नहीं रह सकते हैं, और अगर एंटी करप्शन जो आपका प्लान है, राघव चड्ढा बार बार क्या कह रहे थे कि ये पार्टी जो है भ्रष्ट है। उनको ये कहा गया है कि आप वो जो एंटी करप्शन प्लान थे उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए आम आदमी पार्टी का, बार बार ये कहकर। तो आम आदमी पार्टी जितनी कमजोर होती है, कांग्रेस को उतना फायदा होगा। रही बात बीजेपी की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या बीजेपी अकाली दल के साथ चुनाव में जाएगी? ये एक अमित शाह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा नहीं, हमें अपनी पार्टी मजबूत करनी है, हमें अकाली दल के साथ नहीं जाना है। ये करीब 7-8 साल पहले उन्होंने 6-7 साल पहले उन्होंने ये तय किया था पिछले चुनाव में, इसलिए वो अलायंस नहीं बन पाया। अब क्या ये नई परिस्थिति में क्या हो सकता है, और ये हिमांशु जी शायद ज्यादा जाने, कि क्या अकाली दल और भाजपा एक बार फिर आ सकते हैं, और फिर आप कोशिश करेंगे कि एक तरह से जट सी और पंजाबी हिंदू दोनों को क्या एक तरह से आप लुभाने की कोशिश करेंगे, और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें आप कितना उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, पंजाब वो एक राज्य है जहां बीजेपी सफल नहीं हो पाई है बगैर अकाली दल वहां डोमिनेंट रही है। और बीजेपी मोदी लहर में भी 2014 और 19 और 24 में भी, खास करके 19 और 24 में पंजाब में उनको कोई सफलता नहीं मिली। वो एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक बीजेपी अपनी पहचान नहीं बना पाई है, लोकसभा में भी नहीं बना पाई है, और विधानसभा में भी कभी पार्टी नंबर 2 भी नहीं बनी है। तो वो कोशिश, मुझे लगता है दिस इज एक्ट 1 सीन 1, नेक्स्ट सीन विल बी टू ट्राई एंड ब्रेक आम आदमी पार्टी इन पंजाब। उसके बाद अगर अकाली दल के साथ अलायंस हो पाए तो दे मे वेल ट्राई, या कम से कम त्रिशंकु विधानसभा अगर पंजाब में कर पाए। राघव विल बी यूज फॉर दिस, नया चेहरा है, यंग है, उसको पूरी तरह से यूज करेंगे। और राघव इज अ वेरी कैमरा फ्रेंडली, टीवी फ्रेंडली नेता, तो उसका बीजेपी को बहुत पसंद होता है। मीडिया फ्रेंडली जो नेता होता है उसका पूरा यूज करेगी। तो पंजाब की पूरी राजनीति में आज की तारीख में कांग्रेस विल फील एडवांटेजेस विद देम, बट अगर भाजपा अकालियों के साथ जुड़ जाती है तो उसका समीकरण पर क्या इंपैक्ट होता है ये देखने की बात होगी। बट देयर इज क्लियर, ये बीजेपी को मानना पड़ेगा। यहां बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वो देख रहे हैं पंजाब को, दे आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स पंजाब, कुछ नहीं छोड़ते, कहीं भी मौका नहीं छोड़ते। मैं तो हैरान हो गया, ये टाइमिंग क्या थी। कल केजरीवाल कलकत्ता जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंपेन करने, उसके एक दिन पहले आप पार्टी तोड़ देते। देखिए टाइमिंग, देखिए हिमांशु जी हंस रहे हैं फिर से। पर हमें आदेश जी के पास पहले, आदेश जी। कुलदीप, मैं इसी सवाल में ऐड कर देता हूँ जो राजीव सर बोल रहे थे। देखिए, अकाली और बीजेपी का अलायंस ना फिलहाल सूट नहीं करता, क्योंकि
बीजेपी को लेके किसानों के बीच में बहुत नाराजगी है। हम्म। और अकाली का वोट बैंक वहां के किसान है, जट सिख हैं जो वहां पे डोमिनेट करते हैं और बाकी कास्ट को भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अकाली और बीजेपी अगर अलायंस में जाएंगे तो वो पोस्ट पोल में जा सकते हैं, प्री पोल में संभावना मुझे कम लगती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को ऑलरेडी ही बीजेपी ने असाइनमेंट दे रखा है और वो वहां की हिंदू सीटों पे लगातार प्रचार कर रहे हैं और जहां जहां उनको जाना चाहिए वो हरियाणा में कम, ज्यादा पंजाब में रहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पानी का इशू हुआ था हरियाणा पंजाब के बीच में और पंजाब की तरफ से कहा गया कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। दरअसल वो पानी की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई इस बात की थी कि अगर झगड़ा पानी का होगा तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में आके कैंपेन नहीं कर पाएंगे और कई महीने लगे उन्हें वापस पंजाब जाने में। तो वो स्ट्रैटेजी थी केजरीवाल की, उनको रोकने की। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सही बात है कि कांग्रेस वहां विपक्षी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की बेनिफिशियरी वही बनकर उभरेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम ये है कि गुटबाजी वहां पे भी बहुत हावी है, जैसा हरियाणा में थी। बेसिकली राहुल गांधी को ये इंश्योर करना पड़ेगा। राजनीति में झगड़ा इस बात का होता है, झगड़ा होता है हिस्सेदारी का। पहले संगठन में हिस्सेदारी, फिर टिकटों में हिस्सेदारी और सत्ता में आते हैं तो उसमें हिस्सेदारी, जो आप हरियाणा में इंश्योर नहीं कर पाए, इसलिए आप सत्ता से बाहर रह गए। अब कांग्रेस की लीडरशिप को, दिल्ली की लीडरशिप को पंजाब के नेताओं के बीच बैठ के ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सबको उनका हिस्सा मिलेगा, तब जाके वो गुटबाजी दूर होगी और तब जाके मुझे लगता है कि वहां सत्ता आने के आसार बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी अकाली से अलायंस करती हुई मुझे नजर नहीं आती। आदेश एक चीज और आपने और ना मैं एक ट्वीट पूछूं किया, आपसे, नवजोत सिद्धू पर भी लोगों की अभी नजर भी रखनी निगाह है चाहिए कि जी। नहीं? नहीं राजदीप सर, सिद्धू ने अपने आप को पॉलिटिकली मुझे लगता है कि पीछे खींच लिया है और जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उनकी पत्नी के आसपास हो रही हैं और मुझे लगता है कि उसका कुछ ज्यादा असर नहीं है सिवाय कि उनकी अपनी एक विधानसभा सीट को लेके। आदेश जी, एक ट्वीट जो आपने किया इस हफ्ते, उसकी चर्चा रही, उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूं। आपने लिखा कौन कि सा? गृह मंत्री, हम ये बात राहुल गांधी ने एक बैठक में कही कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को फोन किया और कहा कि राहुल गांधी को समझाइए, वो सदन में थोड़े ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, ऐसा आपने कहा। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि राहुल गांधी के पास एक काफी वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, उनके फोन की घंटी बजती है तो राहुल गांधी को कहते हैं कि गृह मंत्री का फोन है, अमित शाह जी का फोन है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बारे में कोई बात करना चाहे तो बोल देना कि आप उनसे सीधी बात कर लीजिए। तो उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल पीएम को लेके काफी व्यक्तिगत हो रहे हैं और थोड़ा इतना नहीं होना चाहिए। तो उस नेता ने कहा कि पिछले 12 सालों में पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने किसी को भी लेके और इवन राहुल गांधी, आपने इनमें किसी को लेके कसर नहीं छोड़ी, सब पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी है। बेहतर होगा कि आप सीधा राहुल गांधी से ही बात कर लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये एक बात कहानी बाहर है कैसे आई? क्या राहुल गांधी ने ही कहीं ये शेयर की, मतलब या किसी नेता ने? ये सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, सोर्स ने बताया, मतलब मुझे लगा आपने लिखा था ना कि एक ओबीसी नहीं, और उसमें वो एक लिखने का तरीका था, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको और एक फोन कॉल जो राहुल गांधी के करीबी और अभिषेक बनर्जी के बीच भी कोई फोन कॉल हुई? ऐसा है कि राहुल गांधी बंगाल गए थे और वहां उन्होंने कुछ टिप्पणी की, करप्शन की बात की ममता सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ, और कुछ ऐसी बातें कही जिससे ममता बनर्जी, जो सुनने में आता, काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसके एक दिन बाद ही ये संसद का सत्र होने वाला था जो विमेंस रिजर्वेशन पर हुआ। तो उनका कहना था, एक तरफ आप हमें करप्ट कह रहे हैं, हमें एक तरह से निशाना बना रहे हैं हमारे नेता को, और फिर आप हमारा ही समर्थन मांग रहे हैं पार्लियामेंट में। तब बैक चैनल से, वही जो होता है ना पॉलिटिक्स में, एक बैक चैनल होती है, एक संदेश किया कि देखिए, अगर आप बंगाल आते हैं, आप जरूर अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कीजिए, जोरदार से कीजिए, लेकिन हमारे नेता पर पर्सनल अटैक्स मत कीजिए, कि इस तरह से मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप एक तरफ इंडिया अलायंस की बात दिल्ली में करते हैं और यहां आकर आप पर्सनल अटैक्स किए। आप अटैक करिए लेकिन पर्सनल मत बनाइए। तो ये जो बात हो रही है ना बार बार, कि किसी नेता को अच्छा नहीं लगता है कि कोई डायरेक्ट उन पर आक्षेप करे। तो ये राहुल गांधी की मैंने सुना है कि जैसे ही इंडिया अलायंस वो ट्रस्ट वोट में भाजपा को एक तरह से उन्होंने 2/3 बहुमत से रोका, तब अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई। राहुल गांधी ने उनको थैंक यू भी कहा
और उसमें शायद उसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी, भले ही उन्होंने एक वीडियो कल निकाला था जब चुनाव हो रहे थे, बाय एंड लार्ज उन्होंने ममता बनर्जी जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उन पर वो पर्सनल अटैक उन्होंने उस तरह से नहीं किए जो उन्होंने एक रैली में मालदा में किए थे उस समय। तो सब एक तरह से बच के रह रहे हैं। राजदीप सर, आज सुबह इसी बात को लेकर जो आपने वीडियो की बात की ना, उसमें घटना ये घटी है कि सुबह अमित शाह ने कोलकाता में एक डीब्रीफिंग की थी जर्नलिस्टों के साथ में, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है, कि जो उन्होंने टीएमसी को लेके कहा है कि भाई जो टीएमसी को टारगेट किया है, मतलब वो अच्छा स्टैंड है जो कि इन फ्यूचर कांग्रेस पार्टी के काम आ सकता है। राजदीप जी, ये पूछने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आपने क्रिकेट से शुरू किया था, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से मिले आप, हमने तस्वीर देखी, बातचीत क्या हुई? देखिए, मुझे इस हफ्ते मुंबई में बहुत आनंद हुआ क्योंकि रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड वानखेड़े स्टेडियम पर हुआ, तो उन्होंने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि सुनील गावस्कर जो पहले एक टेस्ट क्रिकेटर है 10,000 रन करने वाले, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर जो 11,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर, और सचिन तेंदुलकर 12,000 बनाने वाले टेस्ट क्रिकेटर, तीनों एक साथ थे। 1 घंटे जो हम वहां थे, इतनी मजेदार बातें हुई है, पुराने क्रिकेट के, नए क्रिकेट के, T20, लाल रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल, कौन अच्छा खिलाड़ी कौन नहीं, सब बातें हुई। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब ऑफ रिकॉर्ड हुई। मुझे सचिन और गावस्कर को पूछना पड़ेगा कि क्या ये बातें मैं सार्वजनिक कर पाऊं। अगर कर पाऊं तो जरूर एक दिन हम आप पूछ के आइएगा और अगली बार हम उन पर बात करेंगे। जरूर जरूर, क्योंकि बहुत मैंने सचिन तेंदुलकर को इतने खुलकर बात करते हुए बहुत साल पहले वो करते थे इस बार की, क्योंकि उनकी क्रिकेट की नॉलेज बहुत है और बड़े खुलकर बात की उन्होंने। और जैसे आज उनका बर्थडे है, मैं कहूंगा हमारे लिए मुंबई में वो आपला सचिन, यानी हमारा सचिन एक तरह से बहुत दिनों के बाद हमें दिखा, तो हमें बड़ी अच्छी बात, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं इसीलिए मुस्कुराता हूं जब मैं मुंबई आता हूं, तो मैं राजनीति से दूर रहता हूं। जब दिल्ली आता हूं तो हिमांशु और मेरे बीच में राजनीति पर ज्यादा बातें हो जाती है, तो कभी कभी कड़वाहट हो जाती है। हिमांशु मेरे दोस्त हैं। नहीं, वो उसे कड़वाहट नहीं कहते। जब आप राजनीति में बात करेंगे तो राजनीति होगी, और जब आप प्यार से, अच्छे से, क्योंकि मैं तो आपका जूनियर हूं, मैंने तो कई बार इस चीज को कहा है कि हमारे आप रोल मॉडल है। अगर आप बिना राजनीति के बात करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी बात होती है। चिकन रोल या मटन रोल या वेजिटेबल रोल मॉडल, यानी कौन से? आजकल फिश चल रहा है, फिश वाला। हाँ, आजकल मछली का जमाना चल रहा है या झालमुरी का जमाना चल रहा है। सर, मैंने 2016 में नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। अच्छा, चलिए, तो आपके लिए हम स्पेशल वेजिटेबल रोल बनाते हैं, साथ में एक प्लेट में झालपुरी भी। में आप कहें तो मैं भेलपुरी खा सकता हूँ, सुंदरनगर में है, शायद आप भी जानते हो। नहीं, भेलपुरी का जमाना नहीं, आज ये हफ्ता बंगाल का है, तो झालमुरी और उसके साथ वेज रोल। चलिए, वहाँ झालमुरी भी मिलती है, आप खिला सकते हैं। और अगर अनुराग ठाकुर को आप बुलाए तो उनको मछली भी खिलाएंगे। जो खाना चाहे। फोटो आप। मैं नहीं बुलाऊंगा, बुलाएंगे आप, आपने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल चुनाव से शुरुआत करेंगे। नेतानगरी की पहले चरण की 152 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, वोट डाल दिए गए हैं, आधे से ज्यादा सीटों पर वोट पड़ गए हैं। ये वो सीटें हैं, इसमें अधिकतर सीटें वो हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि उनकी मजबूती है। स्ट्राइक रेट उनका पिछले बार के मुकाबले नॉर्थ बंगाल की सीटों पर अधिक रहा था, तो इस फेज की सीटों से बीजेपी को ज्यादा आस रही होगी। हमारे साथ तापस कुमार सेन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से, आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कोलकाता ब्यूरो इंडिया टुडे में। अर्कमोय दत्ता मजूमदार असिस्टेंट एडिटर हैं इंडिया टुडे मैगजीन के लिए और वहीं से इंडिया टुडे पत्रिका के लिए स्टोरीज लिखते हैं। प्रीति चौधरी मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, शानदार रिपोर्टिंग कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, आप इंडिया टुडे टीवी पर उन्हें देख रहे होंगे। पंकज झा पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप, वो भी कोलकाता में ही हैं। तापस जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ और मैं इस प्रश्न पर लगभग जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं छोटा छोटा जवाब लेना चाहता हूं। पहला फेज कैसा गया? अमित शाह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो वहां डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने कहा कि साहब 110 सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी की स्थिति ये माना गया है कि ट्रेडिशनली पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी नहीं थी, 77 भी एक अचीवमेंट था जहां तक वो पहुंच गए। इस बार 77 आएगा या उससे ऊपर जाएगा, इस पर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट फेज में ही 110 सीट्स बीजेपी जीतने वाली है।
कई बार विधानसभा चुनावों में जब वोट पड़ जाते हैं तो एक जो हमारा आकलन लगाने का हिसाब है, थोड़ा सा हम बेटर क्लैरिटी में पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि किस बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, किसके बूथ वर्कर्स ज्यादा एक्टिव दिखे, और उससे एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कहाँ कौन जीत सकता है। क्या कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है फर्स्ट फेज में अभी तक के असेसमेंट के हिसाब से, तापस जी? नेता या राजनीतिक पार्टियां जो ये दावा कर रहा है कि ये वोट तृणमूल के पक्ष में, ये वोट बीजेपी के पक्ष में, बंगाल के वोटर बहुत चालाक भी है, बहुत कॉन्शियस भी रहते हैं कि वो किसे वोट दे रहे और किन मुद्दों पे वोट दे रहे। किसी ने कहा कि एसआईआर का डर है, किसी ने कहा कि चलो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बनता है तो हमें रोजगार के तलाश में हमें कहीं और नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको यू विल हैव टू रीड बिटवीन लाइंस, आपको पढ़ लेना है कि लोग क्या समझ रहे हैं। लेकिन इस बार साइलेंट वोटर की जो संख्या रही है वो बहुत बड़ी संख्या है। तो अर्बन वोट बैंक में भी काफी बड़ा साइलेंट वोटर हमें दिखा है। तो ये साइलेंट वोट किस तरफ जाता है, हालांकि ये फर्स्ट फेज का चुनाव हमने देखा। दूसरा जो चरण का चुनाव है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो तृणमूल का घर माना जाता है। फरक्का बैरेज के दूसरे छोर पर, दक्षिण के छोर पर जो आता है वो दक्षिण बंगाल का हिस्सा है। हालांकि मुर्शिदाबाद, बीरभूम हो चुका है, रार बांग्ला का एक हिस्सा हो चुका है, लेकिन अब जो नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये सारे जिले हैं, यहां पर तृणमूल का वर्चस्व चलता है। तो यहां कितना काम आएगा, कितना बीजेपी लोहा ले पाएगी तृणमूल कांग्रेस से, ये देखना होगा। लेकिन कोलकाता की भी बात करें तो मैं कई लोगों से, मैं अपने परिचितों से भी बात कर रहा था, लोग बहुत साइलेंट है। लोगों का कहना है कि हम देखते हैं अब आगे जाकर क्या होता है, लेकिन अब एक फैसला हमें करना है। तो ये साइलेंट वोटर्स एक है, और उम्मीद करते कि दूसरे चरण में भी भारी मात्रा में ये इस तरीके का वोटिंग हमें देखने को मिल सकता है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो ये जो 152 सीटें हैं, इसमें से 59 सीटें जीती थी, तो स्ट्राइक रेट होता है 38.8%। जितनी सीटों पर लड़े उसमें से ऑलमोस्ट 39% वोट सीटें वो जीते। बट जो फेज 2 वाली सीटें हैं 142, जिन पर अब वोट डाला जाएगा, उसमें से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। 12.7% स्ट्राइक रेट होता है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर स्थिति में होती है, साउथ बंगाल में उसका वर्चस्व नहीं है। नॉर्थ बंगाल में वोटिंग लगभग इन फर्स्ट फेज की सीटों पर हो चुकी है। क्या बीजेपी के लीडर्स और टीएमसी के लीडर्स के बीच आत्मविश्वास को तराजू पर तौलने की कोशिश की आपने कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? जी हाँ, मैं दोनों तरफ गया था और सबसे पहले तो बीजेपी में ही जाता हूँ। बीजेपी के 2 सेंटर हैं, मतलब वैसे कायदे से देखिए तो 3 सेंटर हैं। एक तो 3 अलग अलग जगहों पे कॉल सेंटर्स है। एक सॉल्टलेक में बीजेपी का ऑफिस है जहाँ वार रूम, और एक जहाँ अमित शाह खुद बैठ जाते हैं, वहाँ एक पूरा सिस्टम बन जाता है। इन तीनों सिस्टम में अगर आप देखें तो एक बात कॉमन है उनका, ये है कि ये जो फर्स्ट फेज था उनका ये कहना है कि सेकंड फेज हमारे लिए कमजोर कड़ी है। खासतौर से अमित शाह ने ये भी कहा कि कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता या साउथ कोलकाता में हम सीटें बढ़ा भी लेंगे, लेकिन जो 24 परगना है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना है, वो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। उसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरजी कर वाले मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम की माँ है, उनकी भी सीट मुश्किल है। संदेश खाली वाली जो सीट है जहां भी लड़ रही है, इन दोनों सीटें मुश्किल है, जो उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर दोनों जगह चुनाव लड़ाया था। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब बीजेपी की जो टीम है वो 3 लोगों से खासतौर से हम अगर जिक्र करें, अमित शाह, सुनील बंसल जो कि प्रभारी हैं यहाँ के, जो पिछले 4 साल से जमे हुए हैं, और भूपेंद्र यादव जो चुनाव प्रभारी हैं। इनका ये कहना, अमित शाह तो कह रहे हैं कि ये जो 152 सीटों पे है, अगर इसमें हम इतना लीड ले लेते हैं कि सेकंड फेज में अगर मुझे 50-60 भी आ गया, 40 भी आ गया, तो मेरा काम बन जाएगा, हम मैजिक फिगर से ऊपर चले जाएंगे। उसके लिए 3 क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। याद करें कि 77 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और 2016 का अगर देखें, जो जब 3 सीटें थी वो भी नॉर्थ बंगाल जहां फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ उसी साइड की थी। तो उनका ये कहना है कि इन 77 में से हम 5 या 6 लूज कर रहे हैं। मतलब हम 70-71 रिटेन करेंगे, 5-6 हमारे विधायक हैं, एक का टिकट कटा और 4 बदले गए, तो वो हम लूज कर रहे हैं। बाद बाकी जो है, इनका कहना है कि 2021 में जो 38 सीटें थी जो 5% के मार्जिन से जीते थे, और 37 सीटें जो 5 से 10% के, उनका कैलकुलेशन करके मैजिक फिगर से ऊपर जा रहे हैं। और मानना ये है पार्टी का, जिस तरीके से बूथ की संरचना की और रियल टाइम पर उन्होंने ट्रैकिंग लगाई है हर बूथ की, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान कराया। अभी जो बात हो रही थी ना कि एसआईआर ही वजह नहीं है, एक पैटर्न होता था 3 बजे के बाद
5 साढ़े 5 बजे तक एक कहते हैं छापा वोटिंग कहा जाता है। कल भी ऐसी घटनाएं आई हैं जहां की एक दो प्रिसाइडिंग अफसर ने ईवीएम पे इंक लगा दिया जहां टीएमसी का वोट था, ये कहा जा रहा है। तो उससे एक मैसेज आता है कि इस पर बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है तो सब लोग जाके उस पर वोट पड़ते हैं। इन सब छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए, ये बात जरूर है कि वोटरों का एक सेगमेंट बहुत साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ, वो कहते हैं ना बिहार में तेल और तेल की धार देखिए, कि वो सिर्फ बूथ पे जाकर अपना फैसला कर रहा है। मैं दुर्गापुर का एक एग्जाम्पल कुलदीप जी शेयर करना चाहूंगा, हालांकि वहां प्रवासी ज्यादा है। वहां जो हमारी बात हुई है 18% ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये सब जो वोटिंग हुई ना, लोग कहते हैं ना कि शाम के वक्त बंगाल में एक ट्रेडिशनली रहा कि बहुत वोट परसेंटेज बढ़ जाता है 3 से 5 बीच का। 3 बजे तक में ही मैक्सिमम पोलिंग हो गई थी। मतलब एक वेव है, जिधर का भी हो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन 18% दुर्गापुर में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी कॉन्फिडेंट बता रही है। टीएमसी में भी हम गए थे, तो टीएमसी में तो मैक्सिमम आईपैक के लोग जो हैं उनका फिगर ये है कि फर्स्ट फेज में हम 125 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी के जितने भी दावे हैं उनका ये कहना है कि उनके पास कुछ नहीं, उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है लकीर भंडार, जो कह रहे हैं महिलाएं और मुस्लिम ये उनके कोर स्ट्रेंथ है, वो दोनों उनके साथ है, ऐसा टीएमसी का दावा है। प्रीति जी कैसी हैं आप? आपकी रिपोर्टिंग फॉलो कर रहा हूं और मुझे हैरत भी हुई कि इतने कम समय में आपने पश्चिम बंगाल के इतने ज़्यादा इलाकों को कवर किया, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ जो नेताओं की उनकी रैली वो कवर किया और साथ ही एसआईआर से पीड़ित प्रभावित लोगों से भी बात की। पर मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा का इलेक्शंस, उत्तर प्रदेश, बिहार का, हिंदी पट्टी का इलेक्शन कवर करने से कितना अलग है पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर करना? कुलदीप, काफी टाइम से हम हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पर बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप देखें 21 में भी बस बंगाल का चुनाव कहलाता है कि वाटर रू है फॉर सेफोलॉजिस्ट ऑल्सो। कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि क्या होने वाला है। आपको वो मुंह पे कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और, नहीं तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू विन देयर ट्रस्ट एंड टॉक टू देम, स्पेशली जो रूरल बेल्ट जहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे लैंग्वेज एक बाधा है। तो आप थोड़ा छोटे मोटे में आप पूछ सकते हैं कि मतलब आपको 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है उनसे ये जानने के लिए कि आपको क्या लग रहा है ये कहाँ जाएंगे। अगर आप उनपे मुंह पे अगर आप पूछ ले कि दीदी के दादा, वो कभी आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दादा बहुत क्लियर है कि यहाँ पे दादा है नरेंद्र मोदी और दीदी है ममता बनर्जी। तो 10 मिनट आप बैठो, आप चाय की बात करो, आप माछ की बात करो, आप उनके बेटे बच्चे कहाँ रहते हैं उनकी बात करो, फिर धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगता है कि ये परिवर्तन की तरफ है या ये कंटिन्यूटी की तरफ है, जो भी फैमिली सेट है। मोस्टली एसआईआर का इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर वोटर कम हुए हैं तो परसेंटेज जाहिर है बढ़ा है। पर इसमें कुलदीप जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी बहुत क्लियरली कि जो लोग हैं वो बम्पर निकल के आए हैं बाहर, क्योंकि एक सेंस ऑफ फियर है कुलदीप जी। और वो फियर है कि देखिए अगर हमने वोटिंग नहीं किया तो क्या तो हो सकता है कि अगले चुनाव में 2026 को एक बेंचमार्क बना दिया जाए कि वोटिंग का, कि हमारा अगले बार वोट कट सकता है। तो एक सेंस ऑफ फियर है, इसको बीजेपी उनका स्ट्रेंथ मान रही है इस बार। बिकॉज ट्रेडिशनली जो क्लीशेज मान लीजिए, सेफोलॉजी मान लीजिए, कहता है कि मुसलमान माइनॉरिटी वोट ज्यादा निकल के आता है एज कंपेयर टू हिंदू वोट। तो और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बीरभूम बोलपुर में हम थे, एक जो आरएसएस यूनिट के साथ हमने एक डे स्पेंड किया कि वो कैसे प्रचार करते हैं। तो जब कल खत्म हुआ बात, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखिए हम कह रहे थे कि इस बार बीजेपी बढ़िया करेगी कि वोटिंग परसेंटेज देखिए। जब मैंने बोला कि तो एसआईआर का इम्पैक्ट भी हो सकता है, उन्होंने बोला कि एसआईआर का इम्पैक्ट हो सकता है, पर पिछली बार अगर बोलपुर में मुसलमान ने 86% पोल किया था, हिंदू ने 64% पोल किया था। इस बार हमें पूरा कॉन्फिडेंट है ये पूरा पोलिंग हुआ है। अब वो ये मान के चल रहे हैं कि सारा जो हिंदू आ रहा है उन्हीं को वोट कर रहा है। तो इस उससे देयर इज अ सेंस ऑफ फियर। और जो फिगर्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, दे आर वेरी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है। पर जो हम, और इसी एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि जी जो बार बार हम कमेंट्री सुन रहे हैं, जैसे हम अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनसे सुन रहे हैं कि 110 है, ये एक मैसेजिंग भी है फॉर सेकंड फेज। क्योंकि एक बहुत बड़ा कुलदीप जी इसमें आप ऑप्टिक्स मान लीजिए, परसेप्शन मान लीजिए, जो अगर बीजेपी को वोट करना चाह रहा भी है, द बीजेपी हैज टू कन्विंस देम, उनको कन्विंस करना पड़ रहा है कि देखिए हम पावर में आएंगे, हम पावर में आ सकते हैं, आप बाकी सब छोड़ के हमें वोट करिए। तो अ लॉट ऑफ दिस इज आल्सो पोस्चरिंग फॉर द सेकंड फेज
के टू कन्विंस द वोटर्स कि हम आ रहे हैं। तो अगर आपको डर है, भय है, इंटिमिडेशन है, हम गए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ट्रैवल उन्होंने किया होगा उधर जो हमारे साथ जुड़े हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है। और उन जहां जहां बीजेपी ने अपनी जगह बना ली है वहां पे बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। पर वहां पर अगर आप बात करें, एक सेंस ऑफ फियर भी है कि अगर हमने वोट कर दिया और 21 का चुनाव हो गया तो फिर जो लोकल लीडरशिप है वो तो भाई पिटाई करेगी। तो उस फियर को एले करने के लिए आपको ऐसी सारी ये जो पोस्चरिंग है ये दिख रही है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखें, ममता बनर्जी पहले 2-3 बार बोल चुकी हैं, आज सुबह की रैली में खुल के बोली है कि अब मैं बंगाल जीतूंगी, फिर मैं दिल्ली आऊंगी। दिस इज ऑल्सो पोस्चरिंग कुलदीप जी, बिकॉज एक सेंस है, आई थिंक तपस थोड़ा बेहतर बता पाएंगे, इन बंगाली वोटर्स दे हीरो वर्शिप देयर वोटर्स, दे डोंट लाइक वीक लीडरशिप। आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, स्ट्रीट फाइटर होना पड़ेगा, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और वो आपको कमेंट्री में दिख रहा है दोनों तरफ से कि हमारी तो 125 सीट आएंगी, हमारी 110 आएंगी, टू विन द ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स दैट दे आर देयर। एंटी इनकम्बेंसी पॉकेट्स में है। आप जैसे कह रहे थे कि दिस इज द फर्स्ट फेज शुड हैव बीन एडवांटेज बीजेपी। अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है, उनको अपना टोटल डबल करना है। 77 उनके लास्ट चुनाव में आए थे, पर वो अभी 65 पे हैं। 65 पे उनकी स्ट्रेंथ है असेंबली में। दे विल हैव टू मोर देन डबल इट एंड टू डू सो। अगर आप नॉर्थ में पहले ही उनका गढ़ है, आप बाकी सारे एरियाज देखिए। मैं आपको बताती हूँ जहां जहां दे होप टू गेन और गेन कर सकते हैं। बीरभूम एक एरिया है, 11 सीटें हैं वहां पर। पिछली बार 10 सीटें टीएमसी जीती थी, सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी होप कर रही है कि वहां पर बहुत सारा गेन उनको हो। बर्धमान एक और डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट मिदनीपुर, जहां पर ये दिलीप घोष खड़े हुए हैं खड़गपुर सदर से, ईस्ट मिदनीपुर, ये सारे एरियाज हैं विच द बीजेपी होप्स टू कन्वर्ट एंड कन्वर्ट इन अ लार्ज स्केल। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बीरभूम 11 सीट 10 टीएमसी के पास थी। पश्चिम मिदनीपुर में 15 सीट बीजेपी के पास सिर्फ 2 गई थी। मुझे लगता है 3 चीजों पे आएगा चुनाव कुलदीप। एक, कैन द बीजेपी कन्विंस इट्स वोटर्स दैट इट कैन विन, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, इस पूरे हाई डेसिबल रेटरिक नैरेटिव जो भी हम कहें कैंपेन में, हम जो प्रवासी हैं, माइग्रेंट हैं, उनकी बात हम भूल गए हैं। क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर माइग्रेंट्स का था, जो बाहर उनको पीटा जाता है बीजेपी स्टेट्स में, उनके साथ बदसलूकी होती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक सेंस है यहाँ पर, अगर एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी लोकल लीडरशिप ऑपरेशन और मिसयूज ऑफ पावर ऑफ लोकल लीडरशिप से है, ममता बनर्जी के लिए नहीं है। अगर आप बात करें, वो पूरा बोलेगा परिवर्तन चाहिए, लोकल लीडरशिप बहुत बेकार है। ममता से बात करें, ममता दीदी भालो, वो ये आपको एंड करेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। और दूसरा, एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है अभी भी वेयर द बीजेपी इज कंसर्न। दैट इज व्हाई आप देख रहे हो बार बार, अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि इट बी सन ऑफ द सॉइल, यहीं से बंगाली मीडियम से पढ़ा लिखा कोई होगा जो सीएम बनेगा, वो इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट अभी है। वो किस हद तक बीजेपी दूर कर सकती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कुलदीप जी। एंड अल्टीमेटली आई थिंक वुमेन विल कॉल द शॉट्स। स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं, टीएमसी पॉपुलर, अगर आप मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी है, स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं। जो 1500 जनरल कैटेगरी को मिल रहा है महिलाओं को, अगर आप लोकेर भंडार की बात करें, 1700 उसमें शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, लोकेर भंडार में कन्याश्री है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको आर वेरी पॉपुलर ऑन ग्राउंड। प्रीति, क्या विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको बीजेपी इस तरह से, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया, विज्ञापन छपवाए कि कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया, देखिए महिलाओं को संसद में आरक्षण के खिलाफ वोट किया, ये जो बीजेपी ने नैरेटिव चलाया, इसकी कुछ ग्राउंड पर असर है क्या इसका? ये क्या थोड़ा बहुत स्विंग कर सकता है महिलाओं को? देखिए, वुमेन रिजर्वेशन का जो डिलिमिटेशन बिल है, जिससे वुमेन रिजर्वेशन हो सकती थी, उसको डिफीट करने से जो नैरेटिव हुआ है, जो एड्रेस हुआ था प्रधानमंत्री का, मुझे नहीं लगता यहाँ पर जमीनी लेवल पे उसका कोई फर्क है। वुमेन सिक्योरिटी इशू है, वो आपको सुन रहा है। वुमेन सिक्योरिटी, अगर आप महिलाओं अर्बन सेक्टर में बात करती है, सबसे पहले वो बोलेंगी वुमेन सिक्योरिटी। बट अल्टीमेटली अगर आप रूरल बेल्ट में जाएं, तो जो लग रहा है वो कि महिला अभी अधिकतर साथ में है ममता बनर्जी के, ठीक है, और वो आपको दिख रहा है। तो कंफ्यूजिंग इलेक्शन है इन दैट सेंस। ठीक है, पंकज जी बैठे हुए हैं और मिथिला से आते हैं, इसलिए मिथिला में भी मछली बड़ी मशहूर है।
मछली पर भी बात करनी है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये संभवतः इस तरह से कभी मछली लेकर के चुनाव प्रचार नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री को ये नहीं कहा गया होगा कि आप जाइए और सार्वजनिक तौर पर मछली खाते हुए दिखिए, ताकि अब बंगाल ये दिखे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के संस्कृति से कोई दूरी नहीं है उसकी। पर उसके पहले आर्कोमॉय, आपका एक कमेंट चाहता हूं मैं ये फर्स्ट फेज इलेक्शन को लेकर के कि बीजेपी को बहुत कुछ गेन करना है अगर सत्ता में आना है वेस्ट बंगाल में, तो क्या कोई ऐसा ड्राइविंग फैक्टर है? महिलाएं मोस्टली वेस्ट बंगाल में टीएमसी को वोट देती रही हैं, मुस्लिम एक पुश्त वोट टीएमसी को डालता है, कांग्रेस का जो भी वोट था और लेफ्ट का वो धीरे धीरे कम होता गया है। कोई ड्राइविंग फैक्टर है जिस पर बीजेपी ये दांव लगा रही होगी कि साहब हम इस सहारे जीतेंगे, ये एक ड्राइविंग फैक्टर है जो हमें जिता देगा? तो ड्राइविंग फैक्टर दो ही है सर। एक तो है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी जब से बंगाल में वो बढ़ी है और जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में ही केम टू पावर, तब से लेके मतलब सिंस 2019 जब बीजेपी यहाँ पे 18 सीट उसको मिला लोकसभा चुनाव में, तब से लेके ये जो द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व जो है, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो यहाँ बंगाल में बढ़ा है। वो हमको दिख रहा है हर साल। रामनवमी की रैलियां है वो हमारे यहाँ एलियन था। वी आर नॉट एट ऑल अवेयर और वी हैव नॉट सीन सच रैलीज, एनुअल रैलीज। अभी वो दिख रहा है। और मजे की बात यह है कि अभी आप गांव के साइड में जाएंगे ड्यूरिंग रामनवमी और आप जय श्री राम लिखा हुआ या हनुमान जी की फोटो दी हुई जो फ्लैग्स है, सैफरन फ्लैग्स, वो आपको दिखेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो भाजपा ने लगाया है या टीएमसी ने लगाया है, क्योंकि टीएमसी इज इक्वली नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द रामनवमी रैलीज। सो जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पे है और बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, स्पेशली इन द यूथ एंड फिर जो मेल वोटर्स है उनमें, क्योंकि जॉब्स का एक मुद्दा, बड़ा सारा मुद्दा है। एक मुद्दा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा जो है नहीं यहाँ पे, और एक मुद्दा है करप्शन का मुद्दा जो वो दिख रहा है। लेकिन बीजेपी इन्हीं चीजों को अपना ड्राइविंग फोर्स मान के वो काम पे लगी है। अगर हम 2021 का जो प्रचार है बीजेपी का कैंपेन स्टाइल है वो देखे तो उसमें ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है वो फ्रंट सीट उसने इट टुक द फ्रंट सीट। बट 2026 का जो कैंपेन है उसमें एकदम वेरी क्लियरली ये डिस्टिंक्शन दिख रहा है कि जो लोकल नॉर्मल मुद्दे से, जैसे बीजेपी ने चार्जशीट लाया फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल मुद्दे क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, उनको चार्जशीट के हिसाब से उसने प्रचार में उसको दे यूज्ड इट and they forced TMC to come up with with local manifestos। TMC का एक जनरल मैनिफेस्टो तो हुआ दीदी दोष प्रतिज्ञा करके, फिर लोकल मैनिफेस्टोस भी बनाना पड़ा टीएमसी को कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ द चार्जशीट। तो इसने बीजेपी ने जो लोकल मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, सड़क पानी के मुद्दे हैं, उसको उठाया और साइड में हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी प्रैक्टिस वो करते रहे। एक जो बड़ी गलती की थी बीजेपी ने लास्ट टाइम, गलती कह सकते हैं आप या उनका स्टाइल था, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेड हुआ टू द पीपल। जब भी प्रधानमंत्री आते थे, दीदी ओ दीदी का जो नारा उन्होंने वो लगाते थे, दैट हैड अ रादर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वुमेन, और टीएमसी ने उसको एनकैश भी किया था। इस बार अगर आप देखें, नॉट जस्ट पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आर्टिकल्स में जो आरएसएस के जो मतलब आप स्वस्तिका कह लीजिए या ऑर्गेनाइजर कह लीजिए, उनमें जो आर्टिकल्स आते थे उसमें भी ऐसा ममता बनर्जी का नाम तक उन्होंने कम कर दिया उनको लाना। ओनली फ्यू डेज बैक ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने ए दीदी करके एक कहा, जिसको लेके टीएमसी ने फिर उसका एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया कि देखिए पहले ओ दीदी था, अभी द होम मिनिस्टर इज टॉन्टिंग आवर चीफ मिनिस्टर एज ए दीदी। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स बीजेपी के लिए था। विमेन हैव कम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर्स,
then it is probably going to be in favor of the Trinamool Congress, क्योंकि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस का लखीर भंडार को काउंटर करने के लिए बहुत सारे चीजें उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया। उसमें से एक बड़ी है कि दे promised a monthly allowance of 3,000 rupees to the women. They promised a kit, a maternity kit when women are pregnant, and a financial assistance. They promised a financial assistance of probably 50,000 rupees when a girl child passes HS पास करके वो जब ग्रेजुएशन के लिए जाएगी। तो ये सब जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है, और सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली द आरजीकर इशू। पर ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो बात है, ये जो प्रोमिसेस है, इसको लोगों तक, विमेन तक लेके जाना कितना भाजपा सक्सेसफुली कर पाएगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, टीएमसी का जो है हर बूथ पे, हर जगह में उनका लोग है to tell them about their schemes, their these promises, etc. भाजपा कितना कर पाएगी? और ऊपर से when the question of women's security comes, TMC always will have one or other incident from a BJP ruled state such as Manipur, such as Bihar, such as UP to present as a counter to BJP's Bengal promises of women's security. ठीक है। पंकज जी, ये मछली वाली कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कथा क्या है? मतलब ये हमें मालूम है कि विजय सिन्हा जी ने ये कहा कि बिहार में चैत्र वाला जो नवरात्र शुरू हो रहा है तो सिर्फ लाइसेंस के साथ ही मांसाहार मांस बेचा जा सकेगा, ये ऐलान किया, और उसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया। ममता बनर्जी ने उसको इस तरह से कहा पश्चिम बंगाल में कि ये लोग आएंगे तो मछली नहीं खाने देंगे, और इसके रिवर्स रिएक्शन के तौर पर बीजेपी के कई प्रत्याशियों को हमने देखा, मेरे पास नाम है, जो हाथ में मछली लेकर के प्रचार कर रहे थे। और फिर इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिखे पश्चिम बंगाल में मछली खाते हुए। आप तो कुछ समय से अभी हैं पश्चिम बंगाल में, मिथिला के मुकाबले बेहतर है वहां की मछली? ऑलमोस्ट अगर पोस्तों वाला एंगल छोड़ दे कुलदीप भाई, तो सरसों वाला ही मछली दोनों जगह बनती, बाद बाकी जगह तो लोग गरम मसाले में बनाते हैं। लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ही मुद्दा ऐसा रहा जहां पे ममता बनर्जी के जवाब में बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ा। अदरवाइज ये जो पूरा नैरेटिव है ना बिल्डिंग, और ये पूरा इलेक्शन कैंपेन अगर उठा के देखें तो बीजेपी नैरेटिव बिल्ड करती है और ममता बनर्जी फिर उसका जवाब दे रही है बीते दिनों से। ये मछली का वो जंगल में भेड़िया आया वाली कहानी हो गई कि भाई मछली बंद हो जाएगा, मांस बंद हो जाएगा, टिम्बो जिसको अंडा बोलते हैं ये बंद हो जाएगा। और ये एक तरीके से ना बंगाली कल्चर पर अटैक का, अगर आप उनका देखेंगे उनके हर जगह मंचों से यही मेन मुद्दा यही है कि सब बहिर्गत बाहरी हैं, हम बंगाली हैं, बंगाली कल्चर ट्रेडिशन, इस पर अटैक हो गया। तो ये उनको लगा कि कहीं 21 वाली कहानी फिर तो नहीं हो जाएगी। बीजेपी इस बार बहुत फुक का कदम रख रही है, कहते हैं ना ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। तो 21 में जो हुआ हाई प्रोफाइल कैंपेन, एकदम बाहरी नेता सब उतार दिए गए, हर गली चौक चौराहे पर आपको दिख रहे थे। इस बार बहुत लो की उस तरीके से किया गया, फूक कर। तो एक आइडिया आया कि भाई बीजेपी के स्टारवॉट लीडर को, ये तो मछली वाला आप देख रहे हैं कैंडिडेट से प्रचार करने लगे, हाथ में लेके, एक मछली क्या दोनों हाथ में लेके होने लगे। तो उसके बाद हुआ कि भाई बीजेपी के किसी एक बड़े नेता का मछली खिलाया जाए भाई उनको, और ऐसा एक मीडिया इवेंट क्रिएट किया जाए कि भाई नहीं, ये जो कल्चर है यहाँ मछली खाना, हालांकि बीजेपी में कई नेता मछली नहीं खाते हैं, लेकिन देखिए अनुराग ठाकुर किसी और के लिए ये रोल तय किया गया था। जब नहीं, ये कहाँ, ये दिल्ली में तय हो रहा था कि किसी एक सीनियर लीडर को पब्लिक में खानी होगी मछली? दिल्ली में ना, इस बार कुछ दिल्ली में तय नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि अमित शाह इस बार वेस्ट बंगाल में ही है, तो हाँ, इस बार सारी चीजें बंगाल में ही, कोलकाता में ही तैयार हुई। 2-3 नेता, बड़े नेता बैठे थे, कहा कि फलाने जी को इस बार मछली खिलाया जाए, और उससे पहले ऐसा ना लगे कि कोई इवेंट है, मतलब इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि आप बाहर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, इम्प्रॉम्प्टू, हाँ, मतलब स्टेज मैनेज नहीं लगे, उस तरीके से मछली का वो कराया जाए। पर अनुराग ठाकुर का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो नेता नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहाँ लंच होता है होटल में, तो वहां पे मछली की थाली लेकर बैठ गए, और वो इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ वो हो गया कि हम मछली खा रहे हैं। और उसी दिन से वो कहानी, हालांकि उस दिन मंगलवार था, मैंने इमरान प्रताप गढ़ी ने इस पर शेयर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बहुत सारे ट्रोल भी लोग करने लगे, लेकिन बात दूर दूर तक फैल गई। मनोज तिवारी ने कभी मछली खाई, उस पुरानी तस्वीर को भी शेयर किया, बहुत सारे बीजेपी नेताओं के उस तरीके से आने लगे। तो मछली, और उसके बाद तो फिर झाल मुरली आ गया। अब तो कहा जा रहा है कि 4 तारीख को बटेगा, मतलब जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद की कहानी। तो पूरा मतलब प्रयास, मछली तो एक सिंबल था, ये था कि कहीं से कोई मामला गड़बड़ ना होने पाए बीजेपी के खिलाफ, ये कोशिश थी। प्रीति, एक बात तो है, जो एक
कल्चरल डिफरेंस को या बंगाली अस्मिता को टीएमसी की ओर से इसके पहले वाले चुनाव में भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। वो एक सजी सजाई थाली तो है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सर्टेन चीज़ों को लेकर के उसके पार्टी के नेताओं का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड ये है, पर हमने देखा है कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर से बीजेपी के विधायक हैं और वो दुकानें बंद करवाने के लिए घूम रहे हैं जहां पर मांस बेचा जा रहा है। ऐसे कई और इस तरह के आदेश हमने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सुने हैं जहां मांसाहार पर लिमिटेड प्रतिबंध, ऐसा नहीं कि बैन लगा दिया गया, पर अभी ये मौसम चल रहा है तो इसमें बैन कर लें, धार्मिक स्थल है तो इतनी दूरी में ना हो, इसके बाद कर लें। ये एक थोड़ा सेंसिटिव रहा है बीजेपी का स्टैंड जिसको लेकर के। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको, चूंकि वेस्ट बंगाल के कुछ मेरे मित्र हैं वो मछली को जीव से अधिक जल का फल कहते हैं कि ये फ्रूट है साहब, हमारे लिए तो जल का फल है। आई एम श्योर नॉर्थ इंडिया में अलग सेंसिबिलिटीज हैं कुछ लोगों की, जो लोग नहीं खाते, जो शाकाहार करते हैं, पर एक लंबी परंपरा है, अगर पांचजन्य पुराने आप निकालें, ऑर्गेनाइजर्स पढ़ें, जिसमें मांसाहार के नुकसान और शाकाहार के फायदे बताए और लिखे जाते थे। ये एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि साउथ इंडिया में भी बीजेपी को पांव जमाने में, डू यू थिंक कि ये एक रोड ब्लॉक है? एक जो बड़ा कल्चरल डिफरेंस है कि बीजेपी को अभी भी जो है नॉर्थ इंडियंस की पार्टी के तौर पर देखा जाता है या बाहरी या शाकाहारी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, वन ऑफ द बिग फैक्टर्स दैट कुड स्टॉप द बीजेपी, अगर ओनली इफ द बीजेपी डजंट विन, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी है। आप अगर पूरा चुनाव देख लें, many would suggest that this is the perfect shot for the BJP to win this election, और ये एक फैक्टर बन गया है, ये एक फैक्टर टीएमसी जम के एक्सप्लॉइट कर रही है। मैं कल पूरे दिन शालिनी घोष के साथ उनकी कैंपेन ट्रेल पे थी, आसपास मैंने बात भी किया। एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट बना रही है टीएमसी अगेंस्ट द बीजेपी। अब वो आप डिस्ट्रस्ट मान लीजिए कि मार्च नहीं खा पाएंगे, रामनवमी होगी, कोई बड़ा दिन होगा, मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर तक, ऐसी चीजें एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट बाहरी से, और ये सिर्फ मछली तक सीमित नहीं है। अगर ये कहता है कि रामनवमी के टाइम सारी नॉनवेज की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये एक नैरेटिव है जो पुश किया जा रहा है बाहरी और बंगाली में, और ये ब्रेक करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कल शालिनी घोष जहां पर रेडी पटरी वाले अपनी दुकान लगाते हैं वहां पे कैंपेन कर रही थी, तो उन्होंने शुरू मछली से तो किया, फिर उस पे भी आ गए कि देखिए अगर बीजेपी आएगी तो सारे पुराने स्ट्रक्चर तोड़ देगी, यहाँ पर आप लोगों को उठा देगी। और उसके बाद हमने इन सबसे बात की, इन सारी महिलाओं से जो पटरी पे बैठी हुई थी, अपने कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कुछ कह रहा था। शालिनी घोष के जाने के बाद 20 मिनट तक सिर्फ वही बातचीत रही कि अगर बीजेपी आ जाती है तो हमको तो उठा देगी, बाकी स्टेट में उठा दिया है, बनारस में देखो सबके घर तोड़ दिए हैं उसके पास। तो दैट इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट, कि दिल्ली से एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है, और इसमें अगर आप देखें भी एक ब्लिट्जक्रीग, अगर बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं नेशनल मीडिया को से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, एक हद तक एक बैरिकेड नेशनल मीडिया का भी है, क्योंकि हर बार अगर आप कोई सीनियर टीएमसी नेता अगर कैंपेन करता है, ममता बनर्जी बंगाली में बोलती है, सिर्फ बंगाली में बोलती है। इंटरव्यू अभी तक उन्होंने इस बार दिया है तो सिर्फ एक लोकल बंगाली चैनल को दिया है, तो वो बंगाली अस्मिता इतना स्ट्रॉन्ग है उनके लिए एज अ कार्ड टू प्ले ऑन, दैट इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इन द आईज ऑफ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, जिनको लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो एवरीथिंग विल बी बहुत अलग हो जाएगा, जो कल्चर है बंगाल का दैट विल बी अंडर थ्रेट। नाउ विल इट बी अंडर थ्रेट? बीजेपी बार बार ये चीज डिस्पेंस कर रही है। दूसरी चीज कि अगर, और जो मैं आपको ममता बनर्जी के ये शालिनी घोष के सभा से बताती हूँ, अगर गलती से बीजेपी आ गया तुमको, एंड बंगाली में उन्होंने बोला कि कहीं बाहर से कोई चीफ मिनिस्टर आके बिठा देंगे, देखिए अब दूसरा स्टेट में क्या हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तभी बार बार अमित शाह को बोलना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर आएगा, सन ऑफ द सॉइल होगा, बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा। ये दैट इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट इज देयर, और वो एक रोड ब्लॉक है। कहां तक रोड ब्लॉक है कि वो इशू है बहुत हद तक। एक अगर एंटी इनकम्बेंसी आप देखें तो इट इज एन एंटी टीएमसी वोट। बहुत ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन जो बहुत सुटेबल ऑप्शन लग रहा है टू डिफीट ममता बनर्जी। इन मेनी पॉकेट्स
एंटी इनकम्बेंसी अगर आप देखेंगे इट विल लुक लाइक अ रेज कि मुक्ति चाहिए, पर अगर मुक्ति मिल गई तो फिर कौन आएगा? विल इट बी फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर? वो एक कांस्टेंट बैटल है बहुत वोटर्स के माइंड में, हु आर स्टिल थिंकिंग कि क्या किया जाए इस बार। तापस जी, मैं आईपैक वाले मसले पे थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। सॉल्ट लेक वाले आईपैक के ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, चुनाव से ठीक पहले, फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले ही लग गया था, और उसको एक ईमेल सर्कुलेट हुआ, वो खबर हमने पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि घर से काम करें या छुट्टी पर भेज दें कुछ दिनों के लिए। क्या टीएमसी के लिए मतलब एक तरह की चर्निंग, इलेक्टोरल चर्निंग, और जो बैकरूम मैनेजमेंट है वो आईपैक कर रहा था, बूथ लेवल का सुपरविजन भी आई एम श्योर देख रहा होगा, इलेक्शन वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का ताला लगना दफ्तर पे, क्या इसका कुछ मीनिंग है? क्या किसी तरह का सेटबैक है? क्या ये इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है क्या? या ऐसा है कि साहब दफ्तर बंद किया गया है फॉर सम रीजंस, क्योंकि एजेंसी ईडी के छापे चल रहे हैं, विनेश चंदेल वन ऑफ द फाउंडर्स अभी भी ईडी की हिरासत में हैं, पर आईपैक के लोग जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे अभी भी चुनाव में काम कर रहे हैं। तो रियलिटी क्या है? क्या वो लोग अभी टीएमसी के लिए आईपैक के लोग काम कर रहे हैं, या अभी वो काम थोड़ा मंद पड़ गया है, धीमा पड़ गया है? जी देखिए, काम धीमा पड़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से हमने देखा था, मेरे ऐसे बहुत से एक्स कॉलीग है जो आईपैक से जुड़े हैं, बाद में वो काम करते थे, काम करते हैं। तो ये मैक्रो मैनेजमेंट का जो काम हुआ करता था तृणमूल कांग्रेस का, एक था डिजिटल कैंपेनिंग, दूसरा था मैक्रो मैनेजमेंट। ये मैक्रो लेवल तक इनका एक पेनिट्रेशन हो चुका था, और जो भी एक तो पार्टी का अपना रिपोर्ट होता था, एक आईपैक का रिपोर्ट होता था। और पिछले कुछ चुनाव में 2019 2021 के चुनाव में हमने ये देखा था कि आईपैक के जो प्रेडिक्शंस थे, आईपैक के जो रिपोर्ट्स थे बूथ लेवल्स पर, वो काफी सटीक निकले, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे करप्शन की चार्जेस आए थे, लेकिन पार्टी के रिपोर्ट में कुछ नेताओं को क्लीन चिट दिया गया था। तो फिर दस्तावेजों को सामने रख के जिस तरीके से रिपोर्ट आईपैक ने पेश किया, उसके बाद देखा गया कि कार्रवाई हुई उन नेताओं के खिलाफ, और लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस पर जोर देते थे आईपैक। लेकिन इस बार अचानक पिछले 10-12 दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक सैटरडे, शनिवार उनका लास्ट ऑफिस था, उसके बाद रविवार से वो उनके दफ्तर में ताला लग गया था। उससे पहले आपने जैसा कहा कि विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया, प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी हुई, उसके ऋषि राज को बुलाया गया। तो इस तरीके से आईपैक के ऊपर एक दबाव था, और जो ईमेल वायरल हुआ था उसका कंटेंट मुझे किसी ने बताया था आईपैक के साथ जुड़े हुए, कि उन्हें सीधे तौर पे बोला गया था कि हम 10 तारीख के बाद मिलते हैं, सिचुएशन को असेस करते हैं, लेकिन इस समय घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफिस से काम करना। वो लोग ऑफिस से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम अगर मीडिया की बात करें, आईपैक के तरफ से जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो किया करता था हमारे पास, और यकीन मानिए, एक बीजेपी का आईटी सेल था, एक आईपैक का मैनेजमेंट था, हम दोनों पार्टीज की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता था, लेकिन आईपैक जो था वो हमें लगता था कहीं ना कहीं बहुत फास्ट काम करता है, और मतलब तृणमूल का जो आईटी सेल है उससे बहुत बेहतर आईपैक हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। कभी कभी कुछ खबरों के हिसाब से इस तरीके से होता है कि हम चीजों को कोट नहीं कर सकते, लेकिन जानना चाहते हैं, तो वो ऑफ रिकॉर्ड जो बात है वो भी कभी कभी उनके तरफ से आ जाती थी। लेकिन अचानक पिछले 10-12 दिनों से पूरा ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो है ये ओपेक हो गया, मतलब एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास। और डिजिटल कैंपेनिंग की बात करें तो ये जो दीदी के बोलो, उसके बाद ममता बनर्जी के जो भी पायनियर रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे उसका नामकरण करना, ये सब आईपैक का ब्रेन चाइल्ड था, और आईपैक बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले 10-12 दिन पहले से डिजिटल जो कैंपेनिंग है उसका ट्रेस तक नहीं मिल रहा हमें। ये पूरे डिजिटल जो फील्ड है वहां कहीं भी आईपैक का नामो निशान दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैक्रो लेवल पे अभी भी कुछ कुछ जगहों पे आईपैक के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से दफ्तर में बैठ के सेंट्रलाइज तरीके से काम होता है वो फिलहाल नहीं हो रहा है। तृणमूल का ये कहना है कि नहीं, उनके पास अभी भी आईपैक का सपोर्ट है, आईपैक के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे काफी ज्यादा संदेह है, क्योंकि मैं कुछ जानकार जो आईपैक में काम करते हैं उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। अब सही बात है, एक तरफ एजेंसियां हैं, दूसरे छोर पर पॉलिटिकल पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, तो वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते। लेकिन पूरी तरीके से काम बंद हो चुका ऐसा नहीं है। हम आईपैक से बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आधिकारिक तौर पे
हमारा क्या वर्जन होना चाहिए, कि आईपैक का क्या स्टैंड है, तो उनके तरफ से भी अभी तक कोई औपचारिक तौर पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया। ठीक है पंकज जी, आपसे एक प्रश्न ये कि बीजेपी के लिए, मतलब मैं केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं, बीजेपी के नेताओं के लिए, वरिष्ठ नेताओं के, संगठन के नेताओं के लिए इस चुनाव में क्या क्या स्टेक्स हैं दोनों ही सिनेरियो में? अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए ये चुनाव जीत जाती है तो सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव मेरा ख्याल है वहां प्रभारी के तौर पर सक्रिय हैं, उनका कद बीजेपी में क्या होगा? अमित शाह के वहां डेरा डालने का असर क्या होगा? अगर नहीं जीतती है तो उसके दूरगामी असर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होंगे? तो जो स्टेक्स हैं बड़े लीडर्स के बीजेपी के इस चुनाव में, वो क्या क्या हैं जो आई एम श्योर डिस्कस किए गए होंगे? पिछली बार जो प्रभारी थे चुनाव के, कैलाश विजयवर्गीय, रोज उनके ना ढेर सारे इंटरव्यूज आते थे। इस बार आपको भूपेंद्र जी कहीं स्क्रीन पे दिखे नहीं होंगे, भले सोशल मीडिया में एक दो पोस्ट बैठकों के दिख गए होंगे, अमित शाह जो बैठक कर रहे थे वो हाल है। सुनील बंसल तो वगैरह इंटरव्यू नहीं देते हैं। देखिए, सुनील बंसल बहुत ट्रस्टेड पर्सन है अमित शाह के, और वही हाल है भूपेंद्र यादव का। तो दोनों का कद क्या है कि उनको प्रधानमंत्री और अमित शाह मानते हैं, यही उनके लिए बड़ी बात है। और बंगाल जीतना, आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे याद आ रहा है 2017 की बात है। योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री बने थे और भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने वहां से एक बात कही थी कि हम यूपी जीत लिए, लेकिन हमारा एक सपना होगा, स्वर्णिम युग तब आएगा जब उड़ीसा, बंगाल और केरल, उड़ीसा में ये खेल हो गया। सुनील बंसल वहां भी संगठन के तौर पर प्रभारी थे। बंगाल एक बहुत बड़ा सपना है, यकीन मानिए। और जिस तरीके से अमित शाह और उनकी पूरी कोर टीम ने ये तो दो चेहरे हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। एक एक विधानसभा सीट पर 3-3 प्रवासी लगाए गए और सितंबर के महीने से काम चल रहा है। अमित शाह ने इस पूरे चुनाव को अपने ऊपर ले लिया। अभी जो जिक्र हो रहा था ना कि दीदी ओ दीदी और ए दीदी वाला, तो अमित शाह बता रहे थे कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी वाली बात कही थी तो ग्राउंड पे उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, मतलब एक तरीके से चुनाव में उसका नुकसान हुआ। तो अमित शाह से हमने पूछा कि भाई ये दीदी आप बोले, उसके बाद पूरी टीम जो है, महुआ मोइत्रा ने आपको गुंडा तड़ीपार तक कहा, सब लोग एकदम लग गए आपके पीछे में। तो उन्होंने कहा है कि तालाब में ना, ठहरे हुए तालाब में कंकड़ मार के मैंने टेस्ट किया कि आखिर क्या होता है, जिसको नीतीश जी का हम थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर लगा के देखा कि इसका रिएक्शन होता है कि नहीं। जानबूझकर उन्होंने एक एक शब्द नपा तुला हुआ और उन्होंने ए दीदी बोला ये बात, और वही गुंडों को उल्टे लटकाने वाली बात भी कि आखिर इसका क्या रिएक्शन होता है। तो उन्होंने कहा जनता ने उसको अच्छा माना, तो उनको लगा कि हाँ, एंटी इनकम्बेंसी अब पूरे उस पर है। देखिए, अमित शाह के लिए बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है। मतलब ये हो जाता पूरा इलेक्शन कैंपेन, रोज रात में देर रात तक बैठक करना। अब भी बैठक चल रही थी, अभी उसके बाद निकले हैं। तो सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव को कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा मुझे नहीं लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही हो गए हैं, नई टीम में सुनील बंसल का रोल होगा, उनको और मुश्किल टास्क दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अमित शाह की छवि एक चाणक्य के तौर पर, बीजेपी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, अब मतलब कहिए कि प्रधानमंत्री और फिर अमित शाह, उसके बाद जो बीजेपी के नेता होंगे उसमें बहुत लंबा गैप हो जाएगा अगर बंगाल बीजेपी जीत लेती है। अगर हार जाती है तो अमित शाह कहते हैं कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, हम 3 से 77 पर पहुंचे, 77 से हम क्या पहुंचते हैं। तो उनके लिए एक और बड़ा टास्क हो जाएगा। वो तो अभी से कहने लगे कि यहाँ से हम निकलते हैं, फिर हमारी अगली रचना जो है वो पंजाब की योजना बनेगी और फिर यूपी की योजना बनेगी। ममता बनर्जी के नजरिए से बताइए इसको, 3 बार की मुख्यमंत्री और चौथी बार अगर वो जीती हैं, पिछले बार ही जब केंद्र में इंडिया अलायंस की बात हुई थी तो लीडर के नाम पर सहमति को लेकर के कुछ बातें उठी थी। एक बार शरद पवार का नाम चला, फिर ये हुआ कि ममता बनर्जी का भी नाम चला। अगले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी शायद अपने आप को, अगर विपक्षी गठबंधन बनता है, बड़ा अलायंस बनता है, तो अपने आप को उस अलायंस के चेयरपर्सन या लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के उनके चांसेस या दावेदारी बढ़ जाएगी। 4 बार की जीती हुई मुख्यमंत्री, ये एक सबसे बड़ा केंद्र की राजनीति में उनको फायदा होता दिखता है अगर वो चुनाव जीतती हैं तो। अर्कमोय, उनके लिए क्या क्या स्टेक्स पर है? अगर ममता बनर्जी जीतती है तो उनका नेक्स्ट स्टेप्स या पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो बताती आई है, उनके हर एक कैंपेन में ऑलमोस्ट उन्होंने ये कैटेगरिकली कहा है कि 26 में वो बंगाल जीत के 29 में नेशनल पॉलिटिक्स को फोकस करेगी। और अगर वो जीत जाती है, चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाती है बंगाल की, तो ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाजपा
का जो जगरनॉट है, जो टोटल कंट्री में चल रहा है, उसको रोकने के मामले में कोई एक व्यक्ति या एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ओपोनेंट अगर है, हर बार जो रोकते आ रही है वो ममता बनर्जी और उनका तृणमूल कांग्रेस है। 21 में देखा हमने, 24 में देखा, और अगर 26 में होता है तो 26 में फिर से देखेंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस है, जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड एट लीस्ट दैट शी विल सिक्योर हरसेल्फ एज हर पोजीशन एज द मोस्ट रेलेवेंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ब्लॉक। आपको इसी बात में और एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो हमेशा की तरह जो असेंबली पोल्स है और जो 2024 का जो पार्लियामेंट्री पोल्स भी था, तृणमूल के साथ उसका कोई अलायंस नहीं है, हालांकि वो नेशनली इंडिया ब्लॉक के ही हिस्से हैं अभी भी। तो कांग्रेस जो है वो 2016 में, 2024 में लेफ्ट पार्टीज के साथ अलायंस में उन्होंने लड़ा था। इस बार वो अलायंस भी नहीं है। तो इफ आई एम नॉट वेरी इनकरेक्ट, 291 या ऐसा 289 सीट्स में कांग्रेस खुद लड़ रही है अपने अपने बलबूते पे। उनका एक लार्जर प्रोग्राम है, लार्जर उनके माइंड में ये है कि हमको बहुत दिन हो गया, हमने या तो कभी टीएमसी के कंधे पे टीएमसी को क्रच बना के हमने चला, कभी लेफ्ट पार्टीज को क्रच बना के हमने चला। अभी हम वक्त ये है कि हमको बंगाल में हमारा एग्जैक्ट पावर कितना है, कितना भी कम ही होना, वो हमको परखना है, हमको देखना है। तो दे आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी अलायंस। और राहुल गांधी जी का अगर आप कुछ हाल फिल का कुछ वीडियोस देखे या कुछ इंस्टाग्राम मैसेजेस देखे या फिर यहाँ पे आके बंगाल में आके भी उन्होंने जो पब्लिक रैली की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि भाजपा खराब है, लेकिन खराब भाजपा को बंगाल में घुसाने का जो काम वो ममता बनर्जी ने किया है, तो ममता बनर्जी और टीएमसी भी खराब है। हालांकि अगर वो 3 मिनट का वीडियो बनता है तो उसमें 2.5 मिनट भाजपा पे डेडिकेटेड होता है, ½ मिनट टीएमसी पे डेडिकेटेड होता है। पर अभी ये सही है कि अगर जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद पिछले कल जहां पे इलेक्शंस हुआ, बहुत क्रूशियल सीट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको लेके बात होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ रिजर्जेंस ऑफ कांग्रेस इन दीज एरियाज। और अगर होता है तो वहां पे मुस्लिम जो वोट है, स्पेशली मालदा में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का एक रिजर्जेंस हो सकता है। अगर उस रिजर्जेंस हो भी जाए कांग्रेस का, वो कभी गवर्नमेंट बनाने के का जो नंबर्स है वो नहीं ला सकती, वो तृणमूल के पास या भाजपा के पास ही होगी। अगर तृणमूल के पास होती है तो इन स्पाइट ऑफ कांग्रेस रिजर्जेंस इन बंगाल, टीएमसी एंड ममता बनर्जी herself will become probably the face in the opposition bloc, और हो सकता है कि 2 years down the line you'll see another change in the entire political structuring of Bengal। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नेता नगरी में आज इतना ही। राजनीति में रुचि बनाए रखिए। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।